औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा जी, हमने पिछली क्लास में जो टॉपिक कवर किया था वो ये था कि इनकम टैक्स लॉ जो है वो पाकिस्तान के तमाम कवानीन को ओवरराइड कर देता है अबाउट द इनकम टैक्स मैटर्स ऑफ एनी पर्सन। कोई चीज़ जो है वो किसी की इनकम टैक्स के बारे में बात की जाए तो उसको हमेशा इनकम टैक्स लॉ से ही रेफर किया जाए, टैक्स लॉ से ही रेफर करना चाहिए। इस चीज़ को हमने 3 और 54 को मिला के पढ़ा था। फिर हमने ये बात की थी कि सेक्शन 3 और 54 जो कि अपनी की बातचीत इनकम टैक्स लॉ के अलावा नहीं रेफर करनी चाहिए। तो इसी के ऊपर जो है वो एक सेक्शन 107 आया जिसने कहा कि भाई डबल टैक्स ट्रीटी में जो बातें लिखी हुई होती हैं वो जो है वो इनकम टैक्स लॉ से भी बढ़ के मानी जाएँगी। यानी इनकम टैक्स लॉ में अगर कोई रेट लिखा हुआ है तो उस रेट को छोड़ के आप जो है वो ट्रीटी वाला यानी डबल टैक्स ट्रीटी वाला रेट इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो है रिवेल करेगी। यानी कि इनकम टैक्स लॉ ने अपने आप को इतना ताकतवर बनाने के बाद सरेंडर कर दिया ट्रीटी के सामने। मगर सेक्शन 109 अगर जो है वो सेक्शन 109 के अंदर आपका केस फिट हो गया तो उस केस में ट्रीटी को भी डिसरिगार्ड किया जा सकता है। 109 क्या था? 109 कमिश्नर का पावर था कि वो किसी भी जगह पे अगर ये देखे कि टैक्स प्लानिंग की गई है, टैक्स अवॉइडेंस की गई है, तो उस टैक्स अवॉइडेंस के ऊपर वो ट्रांज़ैक्शंस को, वो इनकम को, वो मामलात को, इंक्लूडिंग जो है वो ट्रीटी को जो है वो कंसीडर करे बगैर उसको आर्म लेंथ पे ले आएगा। यानी इसको ओरिजिनलिटी के ऊपर रिस्टोर कर देगा। उसका नाम बाज़ औक़ात रिकैरेक्टराइज़ेशन होगा, बाज़ औक़ात डिसरिगार्डिंग होगा, बाज़ औक़ात जो है वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म होगा, बाज़ औक़ात जो है वो वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन की लिफ्टिंग हो जाएगी और बाज़ औक़ात जो है वो किसी की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में एस्टेब्लिश की जाएगी। अब इसके ऊपर मैंने पिछली क्लास में आप लोगों से 1-2 इलस्ट्रेशंस की बातचीत की थी, यानी ट्रीटी शॉपिंग को भी डिसरिगार्ड किया गया था। फिर इसके अलावा एक टैक्स अवॉइडेंस का पूरा केस मैंने आपको करवाया था जिसमें खाकी साहब ने अपने जो है वो कैपिटल गेन टैक्सेशन को डिविडेंड टैक्सेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी। उसमें कमिश्नर का क्या स्टांस हो सकता था, ये हमने बातचीत की थी। आज मैं आपको इसी चीज़ के ऊपर जो है वो एक और चीज़ कराने जा रहा हूँ, वो ये थी कि ई नंबर। अच्छा, अब ई नंबर क्या होता है? ये है बेसिकली ये कह रहा है कि कुछ कारोबार ऐसे हैं जिसके अंदर हम पाकिस्तान में आपकी पाकिस्तान में हम आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर देंगे। कौन से सेक्शन के तहत? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज़ नंबर जी के तहत। अब इसकी क्या कहानी है ज़रा पहले मैं आपको एक छोटी-सी इलस्ट्रेटिव जो है वो बातचीत करूँ, फिर आपको मज़ीद जो है वो पढ़ाते हैं इसके बारे में। ये देखिए, पाकिस्तान में अगर कोई भी प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल होने जा रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहानी ये हो, अगर इंटरलूप लिमिटेड है होजरी मैन्युफैक्चरर है पाकिस्तान में और इसको कोई प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करनी है। तो इसने क्या करना होगा? इसने जो है वो बहरहाल ये करनी होगी कि करेगा प्रोक्योरमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम इटली। फॉर एग्जांपल कहीं किसी भी मुल्क से करे। ये प्लांट एंड मशीनरी इटली से इंपोर्ट कर रहा होगा या प्रोक्योर कर रहा होगा। अच्छा, अब ये जो सप्लायर है, सिंस सेलिंग आउटसाइड पाकिस्तान,
therefore not taxable in Pakistan. अब ये जो है वो फॉरेन सप्लायर है, और ये फॉरेन सप्लायर आपको पाकिस्तान से बाहर ये सेल करता है, और उस चीज को जो आप पाकिस्तान से बाहर परचेज करते हो उसको आप शिपिंग कंपनी, एयरलाइन कंपनी की मदद से पाकिस्तान में शिप कर देते हो, और उसका फ्रेट वगैरह दे के पाकिस्तान में ले आते हो, और पाकिस्तान में आप इसके इंपोर्टर कहलाते हो। जब भी आप कभी इंपोर्टर होते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपने ये चीज पाकिस्तान से बाहर से खरीदी है, जिससे खरीदी है वो पाकिस्तान से बाहर का बंदा है, उसने चीज पाकिस्तान से बाहर सेल की है, तो उसकी पाकिस्तान में टैक्सेशन क्यों होनी चाहिए? तो ये पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं होगा। इस वाली बात को जो है वो सेक्शन 152 सब सेक्शन नंबर 7 में भी लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये प्लांट एंड मशीनरी जब पाकिस्तान से बाहर से आ रही है तो एज यूजुअल जो है वो हमेशा ऐसा होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होगा ऑफ इंस्टॉलेशन, वो भी अक्सर और बेशतर जो है वो फॉरेनर होगा, यानी नॉन रेजिडेंट होगा, मगर ये पाकिस्तान में टैक्सेबल है बिकॉज परफॉर्मिंग इन पाकिस्तान। ये जो फॉरेनर है जिसने आपको प्लांट एंड मशीनरी सेल की है, इसने तो अपनी परफॉर्मेंस पाकिस्तान से बाहर दिखाई है। इसने इटली के अंदर ही आपको इनवॉइस काट के आपके जो है वो एजेंट को या आपके शिपिंग लाइन को हैंड ओवर कर दिया। नतीजतन बंदा बाहर का सप्लाई पाकिस्तान से बाहर की, पाकिस्तान में इसकी टैक्सेबिलिटी काहे की। मगर यहाँ पे जो है वो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो कि बेसिकली इस प्लांट एंड मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए अपॉइंट हुआ है, ये फॉरेनर है, मगर इसके बावजूद भी इसकी टैक्सेबल तो पाकिस्तान में होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो इनकम अर्न कर रहा है इसकी परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान में है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी पाकिस्तान में लग रही है। अच्छा, अब अगर अक्सर व बेशतर ये होता है कि ये दोनों आपस में एसोसिएट होते हैं, ये दोनों आपस में एसोसिएट होते हैं। अच्छा, एसोसिएट होने की निशानी ये होती है कि जो सप्लायर होता है वो पाबंदी लगाता है कि आप जो है वो अगर इंस्टॉल कराओगे तो इसी कॉन्ट्रैक्टर से कराओगे, वरना हमारी मशीन बहुत स्पेशलाइज है और किसी से जो है वो इंस्टॉल होते वक्त जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगी जो हम आपको गारंटी कर रहे हैं। या बाद वक़्त ऐसा होता है कि पहले आप कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करते हो, वो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि भाई अगर प्लांट एंड मशीनरी मुझसे लगवानी है तो इसी सप्लायर से लो। तो ये दोनों एक दूसरे से कट्ठे छठे यानी कि जो है वो एक दूसरे के एसोसिएट होते हैं। अब ये आपको जो है वो ये कहता है, ये जो फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर है ये कहता है कि मैं आपको फ्री में काम कर दूंगा, आप जो है वो सारी की सारी पेमेंट जो है ये प्लांट एंड मशीनरी के सप्लायर को दे दीजिएगा। यानी अफेक्टिवली ये हो रहा होता है कि प्लांट एंड मशीनरी का सप्लायर ओवर इन्वॉइसिंग कर रहा होता है, और जो जो सप्लायर जो के साथ मुंसलिक जो कॉन्ट्रैक्टर है ये अंडर इन्वॉइसिंग कर रहा होता है। इसकी वजह ये है कि ये जो है वो बेसिकली एग्जेम्प्ट है या नॉन टैक्सेबल है, यानी नॉन सप्लायर, और जो है वो कॉन्ट्रैक्टर पाकिस्तान में टैक्सेबल है। तो इसने अपनी, चूंकि एक ही ग्रुप कंपनी है, चूंकि एक ही जो है वो ग्रुप से बिलोंगिंग है और आपस में एसोसिएट का रिलेशनशिप है, तो बाद में शेयर कर लेंगे, अभी तो सारी की सारी आप उधर डाइवर्ट कर दें। यानी कि जो है वो ये सूरत हाल है कि जिंदगी में आपको अक्सर व बेशतर ये नजर आ रहा होगा कि इसको कहते हैं पीईसी कॉन्ट्रैक्ट, यानी प्रोक्योरमेंट एंड इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर जो है वो ये कॉन्ट्रैक्टर तो फ्री में काम करता हुआ नजर आ रहा होगा, और ये बहुत कम प्राइस के ऊपर काम करता हुआ नजर आ रहा होगा। हालांकि जो है वो आप कभी भी गूगल करेंगे या बहरहाल जो है वो जिंदगी में आपके तजुर्बात रहे हो, तो असल में जो है वो प्रोक्योरमेंट एंड इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो रेशो है वो ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका रेशो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के अंदर कम से कम 30% होना चाहिए। यानी अगर $100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है तो उस सूरत हाल में इंजीनियर या कॉन्ट्रैक्टर या इंस्टॉलेशन करने वाले का हिस्सा कम से कम जो है वो इसके अंदर $30 मिलियन होना चाहिए, या इससे ज्यादा होना चाहिए। मगर आपका शायद मुशाहिदा जो है वो एक अलग रंग दे रहा होगा, यानी कि जो जिंदगी में आपने देखा होगा तो उसमें शायद ये 20% है, ये 10% है। तो ये सारा कुछ क्या हो रहा है असल में, ले तो ये वही 30% रहा होगा, मगर इसने अंडर इन्वॉइसिंग की है, और अंडर इन्वॉइसिंग इसलिए नहीं की है कि वो कोई आपको डिस्काउंट दे रहा है, बेसिकली सप्लायर ने जो है वो ओवर इन्वॉइसिंग की है। तो अब इस सूरत हाल में एक ऐसी सूरत हाल नजर आ रही है कि पहले तो हम इसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं जिंदगी के अंदर सीबीओ,
CBO स्टैंड्स फॉर कोहेसिव बिजनेस ऑपरेशंस। कोहेसिव बिजनेस ऑपरेशंस वो होते हैं जिसके अंदर जो है वो एक प्लांट एंड मशीनरी की इंस्टॉलेशन हो रही होती है, और उसका जो कॉन्ट्रैक्टर और उसके जो सप्लायर होते हैं प्लांट एंड मशीनरी के, वो आपस में एसोसिएट होते हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को जिसके अंदर प्रोक्योरमेंट और इंस्टॉलेशन यानी प्रोक्योरमेंट और इंजीनियरिंग यानी जिसको कहा जाता है पीईसी कॉन्ट्रैक्ट, ये पीईसी कॉन्ट्रैक्ट को कोहेसिव बिजनेस ऑपरेशंस का नाम दिया गया है। अगर जो है वो इसके अंदर टैक्स अवॉइडेंस इन्वॉल्व होगी, इफ टैक्स अवॉइडेंस विल बी इन्वॉल्व्ड। अब वो टैक्स अवॉइडेंस मैंने आपको समझाई कि अगर आपने ये किया होगा कि कॉन्ट्रैक्टर का पोर्शन कम करके सप्लायर का पोर्शन बढ़ाने की कोशिश की होगी, तो इसके नतीजे में टैक्स अवॉइडेंस इन्वॉल्व है। यानी कि कमिश्नर कह रहा होगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 70% तो पहले ही माफ था, ये 30% टैक्सेबल होने वाला था। अगर आपने जो है वो टैक्स जगलरी की और इसका पोर्शन यानी कि 30% का पोर्शन भी कम करने की कोशिश की, 20% का कम कर 20% से भी कम कर दिया, शायद 5 कर दिया, शायद 0 कर दिया, तो उस सूरत हाल में हम कहेंगे कि ये टैक्स अवॉइडेंस का केस है। अब अगर ये टैक्स अवॉइडेंस का केस होगा तो इन दैट केस जो है CIR is empowered to tax supplier as well with the title having PE in Pakistan। और कौन से सेक्शन के तहत? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर जी के तहत। तो कमिश्नर के पास पावर है कि वो सप्लायर जो कि पाकिस्तान में ये सप्लाई कर ही नहीं रहा, उसको भी टैक्स कर रहे हैं। और वो टैक्स करने के लिए क्या बोलेगा? वो ये बोलेगा कि आपकी, अब हम पाकिस्तान में या अज्यूम करते हैं कि पाकिस्तान में आपकी पीई है। पीई स्टैंड्स फॉर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मतलब पाकिस्तान में आप बिजनेस कर रहे हो। तो पाकिस्तान में मैं तो कोई बिजनेस नहीं कर रहा, नहीं, हम अज्यूम कर रहे हैं। तो क्यों, किस जुर्म की सजा? इस जुर्म की सजा कि भाई आपने हमारे साथ टैक्स अवॉइडेंस की कहानी क्यों की। और इसके ऊपर नतीजा ये हो रहा होगा कि अगर आप यहाँ पे ओवर इन्वॉइसिंग करेंगे तो भी बहरहाल कोई फायदा नहीं होगा, आप अपने आप को जीरो करें तो भी कोई फायदा नहीं होगा। ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर के साथ साथ सप्लायर को भी पाकिस्तान में टैक्स कर देंगे। और ये कौन करेगा? ये कमिश्नर करेगा। कौन से सेक्शन के तहत करेगा? 109 के तहत करेगा। और 109 के तहत किस वजह से कर रहा है? ये टैक्स अवॉइडेंस की वजह से कर रहा है। जब तक टैक्स अवॉइडेंस नहीं होगी, बहरहाल ये नहीं होगा। यानी मिसाल के तौर पे हम एक कॉन्ट्रैक्ट में फंसे थे, उन्होंने कहा सीबीओ है, और सीबीओ की बेस पे मैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पाकिस्तान में टैक्स करूंगा। मैंने बहरहाल उसको जो है वो कंटेंट किया, मैंने इसको जीता, अल्लाह का शुक्र है इस बात के ऊपर कि भाई ठीक है सीबीओ है, सीबीओ करना कोई जुर्म थोड़ी है, तो आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट को पाकिस्तान में टैक्स नहीं कर सकते। मैंने उनको प्रूफ कर दिया कि जिस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट मैं कर रहा हूँ उसमें इंजीनियरिंग का कंपोनेंट इतना ही होता है, पूरी दुनिया में ये स्टैंडर्ड रेशो है। और जिस टाइप के लोग इन्वॉल्व थे उनके साथ आप ये सोच नहीं सकते कि वो टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं। नतीजतन बहरहाल मुझे कमिश्नर अपील में भी मुश्किलात हुई, मुझे नीचे एडजुडिकेशन में भी मुश्किलात हुई, मगर ट्रिब्यूनल में फिर अल्टीमेटली मैं इसके ऊपर जीत गया, ये कहते हुए कि यस आपने ये प्रूव कर दिया कि यहाँ पे कोई टैक्स अवॉइडेंस की सिचुएशन नहीं थी। अगर कोहेसिव बिजनेस ऑपरेशन में कमिश्नर 109 का पावर करके कॉन्ट्रैक्टर के साथ साथ सप्लायर को भी टैक्स करना चाहता है, तो इसको सबसे पहले ये हमें सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा कि हमने कोई टैक्स अवॉइडेंस की प्लानिंग या कहानी की है। अगर टैक्स अवॉइडेंस की जो है वो कोई कहानी ना हो तो कोहेसिव बिजनेस ऑपरेशन कोई जुर्म थोड़ी है। अब देखिए, ये अब मैं आपको नोट से पढ़ाऊं, ये इसका जो है वो एक पिक्टोरियल जो है वो प्रेजेंटेशन था कि कोहेसिव बिजनेस ऑपरेशन होता क्या है। अच्छा, अब आप आइए। अब इसकी अंग्रेजी किस तरीके से लॉ में डिजाइन है वो जरा चेक करें। फ्रॉम टैक्स ईयर 2018 एंड ऑनवर्ड्स, ट्रीट अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन पाकिस्तान एज परमानेंट परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। ट्रीट कर लें यानी एक्चुअली जो है वो सिचुएशन नहीं है प्लेस ऑफ बिजनेस की, ट्रीट कर लें। अगर जो है वो सिचुएशन कौन सी हो, वो वाली सिचुएशन हो जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 जी की जो है वो बातचीत हो। सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 जी जो है वो क्या चीजें है? ये है कोहेसिव बिजनेस ऑपरेशंस।
यानी कि प्लांट एंड मशीनरी की प्रोक्योरमेंट हो, उसके अंदर प्रोक्योरमेंट के अंदर जो सप्लायर और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो दोनों एक दूसरे के एसोसिएट हो, और वो क्या कर रहे हो, वो टैक्स अवॉइडेंस की सिचुएशन कर रहे हो। ये देखिए कोहेसिव बिजनेस ऑपरेशन की थोड़ी सी मीनिंग्स और इसकी जो है वो डिस्कशन। कोहेसिव बिजनेस ऑपरेशन इज such a contractual arrangement where the activities of a non-resident under certain contracts like supply cum installation of plant and machinery were split into offshore and onshore portions. Offshore का मतलब सप्लायर का पोर्शन, और ऑनशोर का पोर्शन मतलब लोकल जो लोकल कॉन्ट्रैक्टिंग हो रही है, यानी जो इंस्टॉलेशन हो रही है, carried out by different legal entities of the same group. Same group सिंडिकेटिव के इनके दरमियान में क्या है, रिलेशनशिप ऑफ एसोसिएट है। अगर रिलेशनशिप ऑफ एसोसिएट नहीं हो तो फिर उस सूरत हाल में कोई टैक्स अवॉइडेंस की प्लानिंग तो हो नहीं सकती है। तो फिर आप इस चीज को चेक ना कीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ। टैक्स अवॉइडेंस की सिचुएशन इन्होंने इस बात के ऊपर मशरूत रखी है कि सेम ग्रुप की यानी कि एसोसिएट के रिलेशनशिप वाली हो, रिजल्टिंग इन नो टैक्सेशन ऑन ऑफशोर पोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और इसके नतीजे में ये हो रहा है कि भाई जो है वो टैक्सेशन जो है वो माफ हो रहा होगा ऑफशोर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, मगर अब वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जो बाहर का कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी हम पाकिस्तान में टैक्स कर देंगे। जनरल एंटी अवॉइडेंस प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 109 आर एम्पावरिंग द कमिश्नर टू टैक्स आल्सो द ऑफशोर कंपोनेंट। ये आ गया वेयर द एक्टिविटीज वर। अब एक्टिविटीज जो है वो क्या हुई हैं, स्प्लिट बाय द नॉन रेजिडेंट पर्सन बिटवीन ऑफशोर एंड ऑफशोर। किस काम के लिए, किस वजह से, फॉर टैक्स अवॉइडेंस रीजंस। ऑफशोर और ऑनशोर में क्यों जो है वो स्प्लिट की गई थी, टैक्स अवॉइडेंस के लिए। अच्छा अब आप आइए इसका एक इलस्ट्रेशन मैं आपको बताऊं। ये देखिए एक सवाल है, द बोर्ड of directors of Zeta Textile Limited is in its meeting held on January 1st, 2024 has approved the incurrence of capital expenditure of $100 million for the purpose of capacity expansion. For the purpose, they have also approved the appointment of Haka LLC of Finland as turnkey contractor. Turnkey contractor का मतलब ये होता है कि वो सब कुछ पूरा काम करके प्लांट को चला के आपको चाबी हवाले कर देगा। टर्नकी मतलब पूरे प्लांट की चाबी आपके हवाले करेगा। For assembling, installation, commissioning and supervising the plant. Hakka LLC has suggested ZT कि आप जो है वो प्लांट एंड मशीन या तो बाका से ले, जो कि फिनलैंड से बिलोंग करता है और वो हाका का जो है वो एसोसिएट है, या फिर एक काम करें कि दाना से ले लें। दाना जो है वो चाइना से बिलोंग करता है और वो एसोसिएट नहीं है हाका और बाका का। अब देखिए कि इसमें हमें पूछा जा रहा है कि आप अबव से नॉन रेजिडेंट को ये एनालाइज करें कि ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के डेफिनेशन में फॉल कर जाएंगे, और जो है वो इसके ऊपर 109 की इतलाक किस तरीके से होगी। The situation can be analyzed as under the foreign supplier is Baka LLC, जो कि contractor का associate है. In this case, for the taxability of contractor as well as supplier, the economic activities of the arrangement will be termed as cohesive business operation. इन दोनों को जो है वो हम बहरहाल एक साथ मिला के टैक्स करने के लिए देखेंगे, और ये कह के करेंगे कि भाई ये तो cohesive business operation है। A cohesive business operation is one of the inclusion within the definition of permanent establishment. The clause number 2 under section number 2, clause number 41 and sub clause number G. On the basis following possibilities हैं। कमिश्नर जो है इन्वोक करता है पावर्स ऑफ रिकैरेक्टराइजेशन इन टैक्स अवॉइडेंस केसेस। Supply component as well as contract component will be taxable as PE income from business of the contractor. दोनों जो है वो कंपोनेंट पाकिस्तान में टैक्सेबल हो जाएंगे, सप्लाई भी और कॉन्ट्रैक्ट कंपोनेंट भी। कमिश्नर जो है वो इन्वोक नहीं करता पावर ऑफ रिकैरेक्टराइजेशन, और देयर इज नो टैक्स अवॉइडेंस सिचुएशन। यानी कि कमिश्नर को पता ही नहीं चलता कि भाई इन्होंने कुछ गड़बड़ की है, ये मतलब है। या फिर ये कि वाकई कोई इन्होंने कोई टैक्स अवॉइडेंस सिचुएशन नहीं की है। जैसे मैंने आपको कहा कि दुनिया भर में स्टैंडर्ड जो है वो जो रेशो है बिटवीन द सप्लायर एंड द कॉन्ट्रैक्ट कंपोनेंट वो 30-20-70 का है, वो शायद आपने मेंटेन किया हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर विल बी टैक्सेबल इन पाकिस्तान। सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर पाकिस्तान में टैक्सेबल होगा, यानी कि ऑन शोर जो कंपोनेंट है वो पाकिस्तान में टैक्सेबल होगा।
और जो सप्लाई कंपोनेंट है जो बेसिकली ऑफशोर कंपोनेंट है वो बच जाएगा। नहीं थी, उसको पता ही नहीं चला, या फिर ये हुआ कि आपने उसको समझा दिया कि भाई ठीक है, कोई सी बिजनेस ऑपरेशन है, मगर कोई सी बिजनेस ऑपरेशन कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, कोई जुर्म थोड़ी है। अच्छा, दूसरी बात, द सप्लायर इज दाना एलएलसी, यानी कि नॉन एसोसिएट है। अब अगर जो है वो सूरत हाल ये है कि हम नॉन एसोसिएट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा? इन दिस केस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सीबीओ विल नॉट बी ट्रिगर्ड। इसके अंदर जो है वो सीबीओ का कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल होगा ही नहीं। सीबीओ का कॉन्सेप्ट को अप्लीकेबल करने के लिए सबसे पहले तो ये प्रूव करना पड़ता है कि जो सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर हैं वो जो एक दूसरे के एसोसिएट हैं। और दूसरी बात जो प्रूफ करनी पड़ती है वो ये प्रूफ करनी पड़ती है कि इसके अंदर टैक्स अवॉइडेंस सिचुएशन है। अब अगर एसोसिएट की रिलेशनशिप एस्टेब्लिश ना हो तो फिर इस सूरत हाल में ना सीबीयू का कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल होगा, ना जो है वो बहरहाल इसके अंदर जो है वो आप जो है वो कमिश्नर के साथ जो है वो जो कोई झगड़े में पड़ेंगे। इसमें सिचुएशन नंबर 2 अप्लीकेबल होगी कि जो कॉन्ट्रैक्ट कंपोनेंट है बस वही पाकिस्तान में टैक्सेबल है। तो सीबीयू क्या होता है वो मैंने समझाया। सीबीयू के अंदर खतरा क्या होता है? सीबीयू के अंदर सबसे पहली बात कि भाई एसोसिएट होंगे सप्लायर और जो है वो कॉन्ट्रैक्टर। और जो है वो इसके अंदर खतरा क्या होता है? खतरा जब होता है जब जो है वो टैक्स अवॉइडेंस इन्वॉल्व हो। टैक्स अवॉइडेंस के अंदर खतरा क्या इन्वॉल्व होता है? सप्लाई कंपोनेंट भी पाकिस्तान में टैक्सेबल हो जाता है। ये थी हमारी सीबीयू की डिस्कशन जो हमने पिछली क्लास से मुत्तसिल पढ़ लिया। अच्छा, अब आज की क्लास में हम मजीद जो है वो आगे बात बढ़ाते हैं। वो है, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि भाई इनकम टैक्स लॉ में हमें क्या क्या पढ़ना है। इनकम टैक्स लॉ का पूरी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का फॉर्मेट क्या है, ये पहली क्लास में हुआ। दूसरी क्लास में मैंने इनकम टैक्स लॉ की ताकत बता दी। उस ताकत को समझाते समझाते मुझे साथ में ये भी बताना पड़ा कि डबल टैक्स ट्रीटी क्या होती है। डबल टैक्स ट्रीटी की ताकत समझाते समझाते मुझे कमिश्नर के पावर को डिस्कस करना पड़ा, जो कि इतना भारी भरकम है कि वो आपकी सारी प्लानिंग को, आपकी ट्रीटी को, सबको उड़ा देता है। तो ये बहरहाल जो है वो इनकम टैक्स लॉ की एक ताकत की बात हो गई। यानी इनकम टैक्स लॉ पे, इनकम टैक्स लॉ इनकम टैक्स की किताब की शक्ल में इनकम टैक्स के मैटर्स पे किस हद तक हावी है उसकी बातचीत बताई। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि इनकम टैक्स में, जैसे मैंने आपको प्रीएम्बल में बताया था कि इनकम टैक्स लॉ में बेसिक सब्जेक्ट ये है कि इनकम निकाल के उसके ऊपर टैक्स निकालिए। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का कोर सब्जेक्ट ये है कि इनकम निकाल के इसके ऊपर टैक्स निकालिए। और फिर जो है वो आपको ये समझाया गया कि भाई जो है वो ये इनकम के ऊपर टैक्स निकाल लेने के बाद खामोश नहीं बैठ जाना, उसके ऊपर फिर एंसिलरी और कनेक्टेड सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें रिटर्न फाइलिंग थी, जिसके अंदर जो है वो असेसमेंट एंड ऑडिट थी, फिर रिकवरीज एंड पेनल्टीज थी, फिर अपील थी, और फिर एडमिनिस्ट्रेशन था। तो ये चीजें 6 टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस किए थे कि जिसकी गिर्द जो है वो पूरा इनकम टैक्स लॉ डिजाइन है। इन 6 टॉपिक को ही 12 जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से इलोबरेट और एक्सपेंड किया गया है पूरी पढ़ाई के अंदर। तो हमारी वाली जो पहली बातचीत है कि इनकम निकाल के उसके ऊपर टैक्स निकालना, यही कोर है इनकम टैक्स लॉ के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ इनकम। टिल द टाइम यू विल नॉट बी एबल टू सेटिफाई एन अमाउंट एज इनकम, आपकी इनकम के अंदर कोई अमाउंट शामिल ना हो जब तक उसको टैक्स नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर निजाम चलता ही नहीं है। इनकम टैक्स लॉ में इनकम टैक्स निकालना और फिर ये कैंसिलरी और कनेक्टेड टॉपिक को डिस्कस करना, ये उस वक्त तक जो है वो सारा चरखा या सारा चक्कर नहीं चलेगा जब तक कि अमाउंट जो इसके ऊपर जो है वो बातचीत हो रही हो वो इनकम के डेफिनेशन के अंदर फिट हो जाए। तो इनकम की डेफिनेशन जो है वो बहरहाल इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव डेफिनेशन वैसी डेफिनेशन होती है जिसके अंदर जो है वो जनरल मीनिंग्स या डिक्शनरी मीनिंग्स को भी इजाजत होती है। अब जनरल मीनिंग्स और डिक्शनरी मीनिंग्स के लिए अगर छोटी सी बात की जाए तो वो इस तरीके से बनती है कि जो मैंने यहाँ पे लिखी है, in order to tax an amount under the ordinance the amount must have to fall in definition of income। जब तक आप किसी अमाउंट को इनकम के अंदर फिट ना करें वो अमाउंट टैक्सेशन के लिए आगे बढ़ ही नहीं सकता। अब इनकम की डेफिनेशन के अंदर कोई अमाउंट जाता कैसे है? जनरली आप जब पूरी डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आप भी कंक्लूड कर लेंगे कि तमाम रेवेन्यू रिसीट्स विल फॉल विद इन द इनकम। आपकी डेफिनेशन ऑफ इनकम के अंदर हर वो अमाउंट जो कि आपकी जिंदगी के रेवेन्यू रिसीट होती है। रेवेन्यू रिसीट वो होती है जो बाई ओरिजिनेट
यानी कि पैदाइश ही उसकी प्रॉफिट एंड लॉस में होती है। लाइक सेल्स है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में होती है। लाइक अदर इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस में है। लाइक कमीशन इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस में है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस में बाय ओरिजिनेटिंग जो है वो जनरेट होती हैं, या ऐसे कहें कि रिकरिंग बेसिस पे होने वाली जो अमाउंट होती है वही इनकम होती है, एंड देयरफॉर आर सब्जेक्ट टू टैक्सेशन अनलेस एग्जेम्पशन इज प्रोवाइडेड। अगर कोई रेवेन्यू रिसीट को टैक्स ना किया जाए तो उसकी रीजन ये होती है कि भाई उसकी लॉ में एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड है। एग्जेम्पशन कहाँ पे प्रोवाइडेड होगी? जैसे मैंने आपको कहा कि पिछली क्लास में फॉर्मेट जो बताया था कि उसके ऊपर जो है वो ये है कि 41 से 51 के दरमियान एग्जेम्पशन है, या फिर ये कि जो है वो पार्ट 1 के सेकंड स्केड्यूल में लिखी हुई है। जैसे सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आईपीपी एग्जेम्प्ट है। ये बेसिकली जो है वो रिकरिंग इनकम है, रेवेन्यू रिसीट है, मगर एक इसको एग्जाम किया गया है। एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 41 के तहत एग्जाम किया गया है। पाकिस्तान पाकिस्तानी बॉन्ड्स वगैरह यानी डेट सिक्योरिटीज अगर नॉन रेजिडेंट को जारी करें तो उस सूरत हाल में पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू जारी की गई हैं पाकिस्तानी डेट सिक्योरिटीज नॉन रेजिडेंट्स को, तो उसके ऊपर नॉन रेजिडेंट्स की इंटरेस्ट इनकम एग्जाम्प्ट है, सेक्शन नंबर 46 के अंदर लिखा हुआ है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर अगर आप अपनी फैक्ट्री लगाते हैं तो उसके अंदर जो है वो 10 साल तक आपकी इनकम एग्जाम्प्ट है। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन में अगर आप अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, आईटी कंपनी लगेगी वहाँ पे नॉर्मली, तो उस सूरत हाल में 10 साल तक आपकी इनकम एग्जाम्प्ट है। गवादर इकोनॉमिक जोन में लगाते हो तो 23 साल तक एग्जाम्प्ट है। तो जो भी रिकरिंग इनकम यानी रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं वो बाय डिफॉल्ट जो है वो टैक्सेबल होती हैं अनलेस उसकी इनकम टैक्स लॉ में एग्जेम्पशन आपको मिल जाए। और जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं, कैपिटल रिसीट्स वो होती हैं जो कि बेसिकली बैलेंस शीट के अंदर ओरिजिनेट होती हैं। लाइक शेयर प्रीमियम अकाउंट है, शेयर प्रीमियम है, लाइक जो है वो एडवांस अगेंस्ट सिक्योरिटी है, लाइक जो है वो लोन है। तो जो भी कैपिटल रिसीट्स होती हैं वो जो बैलेंस शीट में ओरिजिनेट होती हैं, इनकी आइडियली जो है वो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये इनकम के डेफिनेशन में नहीं आती। मगर एक इनकम के डेफिनेशन अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उसके अंदर बाज औकात जो है वो किसी रेवेन्यू रिसीट को स्पेसिफिकली इंक्लूड कर देते हैं। किसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं? इनकम के डेफिनेशन के अंदर। और इसके नतीजे में फिर वो टैक्सेबल हो जाती है। तो रेवेन्यू रिसीट्स हमेशा समझी जाएंगी कि वो इनकम के डेफिनेशन में शामिल हैं अनलेस जो है वो रेवेन्यू रिसीट्स को नॉन टैक्सेबिलिटी के बेसिस पे, एग्जेम्पशन की बेसिस पे आप टैक्स ना करें। और कैपिटल रिसीट्स जो है वो कभी भी इनकम के डेफिनेशन में शामिल नहीं समझी जाएंगी अनलेस बाकायदा पकड़ पकड़ के कहा जाए कि इसको, इस कैपिटल रिसीट को इनकम के डेफिनेशन में शामिल कर दीजिए। और फिर शामिल करने का मकसद ये होता है कि उसको टैक्सेबल करना हो। अच्छा, अब इनकम की डेफिनेशन इस तरीके से फ्लो होती है। एनी अमाउंट चार्जेबल टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस के अंदर आपको जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे आपको जो है वो चार्जिंग सेक्शन मिलेंगे। यानी कि एक सेक्शन, ये सेक्शन में ये मिलेगा, ये सेक्शन में ये अमाउंट मिलेगा, वो सेक्शन में ये अमाउंट मिलेगा, कि जिनको भी चार्जेबल किया गया है आप उसको बिला छू तरीके से यानी कि कोई आर्ग्यूमेंट के बगैर उसको आप टैक्स करना शुरू कर दीजिएगा। जब आप इंशाल्लाह जो है वो ये सारी सेक्शंस की सर्च में निकलेंगे तो टोटल ये 7 सेक्शन बनते हैं। सेक्शन 12 में कहा गया है कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई रकम मिलती है तो वो सैलरी टैक्सेशन के तौर पे टैक्स होगी। अगर आपको जो है वो रियल एस्टेट का कोई रेंट मिलता है, सेक्शन 15 में कहा गया है कि वो इनकम फॉर प्रॉपर्टी के तौर पे टैक्स होगी। अगर कोई ट्रेड होती है, चाहे वो गुड्स की हो और सर्विसेज की हो, उसके ऊपर जो है वो आपको रेवेन्यू होता है, उसकी अगर आपकी टैक्सेशन होने जा रही है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर होगी। अगर आप जो है वो कोई कैपिटल एसेट को डिस्पोज ऑफ करें तो उस सूरत हाल में जो टैक्सेशन होगी वो आपकी कैपिटल गेन में होगी। और अगर आपकी जो है वो कोई भी रेवेन्यू रिसीट हो और वो किसी जगह पे भी बहरहाल जो है वो टैक्स नहीं हो पा रही, यानी कि ना एम्प्लॉयमेंट से है, ना रेंट से है, ना ट्रेड से है, ना जो है वो डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट से है, तो फिर उसकी जो टैक्सेशन होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर होगी। तो आपको ये 12 नंबर के अंदर एम्प्लॉयमेंट की वजह से सैलरी, 15 नंबर के अंदर रेंट की वजह से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, 18 नंबर सेक्शन के अंदर जो है वो ट्रेड की वजह से इनकम फ्रॉम बिजनेस, डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट 37 की वजह से आपको कैपिटल गेन, और जो है वो 39 कोई भी ऐसी रेवेन्यू रिसीट जो कहीं पे भी फिट नहीं होती है वो यहाँ पे यानी कि 39 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्जेबल टैक्स हो जाएगी।
फिर इसके बाद जो 2 और सेक्शन है, एक है सेक्शन नंबर 8 और एक है सेक्शन नंबर 169। उसके अंदर शायद आपको आइडिया होगा, नहीं होगा तो बहरहाल मैं आपको बता दूँगा। एक फाइनल टैक्स रिजीम का भी कॉन्सेप्ट है। फाइनल टैक्स रिजीम ऐसी टैक्सेशन होती है, जिसके अंदर जो है वो रेवेन्यू को टैक्स किया जाता है, उसके अंदर जो है वो एक्सपेंसेस वगैरह माइनस नहीं किए जाते। यानी कि जो है वो, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि डिविडेंड इनकम है, डिविडेंड इनकम के ऊपर जो टैक्सेशन है, वो फाइनल टैक्स रिजीम कहलाता है। उसमें होता ये है कि डिविडेंड मिला, उसके ऊपर 15% टैक्स कट के मिला और वही आपका फाइनल टैक्स हो गया। तो ये जो सूरत हाल होती है कि जिसमें विथहोल्डिंग टैक्स एज अ फाइनल टैक्स हो जाता है, इसको फाइनल टैक्स रिजीम कहा जाता है और इसको 2 सेक्शन से हैंडल किया जाता है, 8 और 169 से। तो टोटल 7 सेक्शन ऐसे हैं जिसमें चार्जेबल टैक्स की बातचीत की गई है। तो वहाँ पे जो भी चार्जेबल टैक्स अमाउंट बने हैं, उनके ऊपर बहरहाल जो है वो अपना चू चरा एक्सेप्ट कर लीजिएगा कि मेरी चार्जेबिलिटी होगी। एम्प्लॉयमेंट से जो है वो आने वाली इनकम सैलरी के तौर पे 12 नंबर, रेंट से आने वाली इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल, ट्रेड से आने वाली अमाउंट, इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर टैक्सेबल 18 नंबर, डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट 37 नंबर, अदर सोर्सेज यानी कि कहीं पे भी कोई रेवेन्यू रिसीट ऊपर 4 में हेड में फिट नहीं होती तो अदर सोर्सेज में आ गया। फिर एफटीआर के लिए 2 सेक्शन 8 और 169। तो मिला जुला के ये मुख्तलिफ जगहों पे जो आपको चार्जेबिलिटी मिलेगी, इस चार्जेबिलिटी को हम इनकम की डेफिनेशन में ले रहे होंगे। आपके हिसाब से वो इनकम बनती है कि नहीं बनती, बहरहाल आपको इनकम मानना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो है वो हम इस तरीके से ले लें कि चार्जेबिलिटी हमें एनटीआर की मिलेगी और एफटीआर की मिलेगी। एफटीआर के लिए हमें जो है वो 2 सेक्शन मिलेंगे, जो कि जो है वो 8 और 169 मैंने बताए। और जो है वो एनटीआर के लिए आपको 12 नंबर सैलरी और 15 नंबर रेंट और 18 नंबर ट्रेड और जो है वो 37 नंबर जो है वो डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट और 39 नंबर कोई भी ऐसी इनकम जो कि 4 हेड में फॉल ना करे तो वो फिर अदर सोर्सेज में आ जाती है। तो ये 7 सेक्शन इसके अंदर फिट हो जाते हैं। इन सारों के अंदर आप लोगों को जो थीम नजर आएगी वो ये नजर आएगी, जो मैंने यहाँ पे दोबारा लिखी है, जो नीचे फुटनोट में भी लिखा था कि रेवेन्यू रिसीट्स हमेशा टैक्सेबल होती हैं अनलेस जो है वो इसकी एग्जेम्पशन लॉ में प्रोवाइडेड हो। और कैपिटल रिसीट्स कभी भी टैक्सेबल नहीं होती है अनलेस एंड अनटिल इसकी टैक्सेबिलिटी लॉ में प्रोवाइडेड हो। एक इनकम इनकम टैक्स लॉ का जो फॉर्मेट है, इसका मिजाज है, जो इनकम की डेफिनेशन के तौर पे जो है वो आगे इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो इस तरीके से है कि रेवेन्यू रिसीट के लिए आपको एग्जेम्पशन ढूंढनी चाहिए किताब से। और अगर कैपिटल रिसीट से जो है वो के बारे में आप जो है वो जानकारी करना चाह रहे हैं इनकम टैक्स लॉ में, तो टैक्सीबिलिटी ढूंढिएगा, रेवेन्यू रिसीट में एग्जाम्पशन ढूंढिएगा और कैपिटल रिसीट में टैक्सीबिलिटी ढूंढिएगा। अच्छा, फिर इसके अलावा जो ये इनकम के डेफिनेशन का एक रुख खत्म हुआ। दूसरी बात, इनकम टैक्स लॉ में बहुत सारी चीजों के ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट और डिडक्ट होता है। अब ये विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि गवर्नमेंट को ये डर लगा रहता है कि साल के आखिर में अगर बंदा मुझे टैक्स ना दे तो उस सूरत हाल में हम जो है वो साल के अंदर किस तरीके से जो है वो बेसिकली जो है वो अपने जो है वो साल के आखिर में बंदा ना दे टैक्स, तो फिर जो है वो अफेक्टिवली आप ये कहेंगे कि गवर्नमेंट का बेड डेट्स हो गया। तो साल के दौरान में किस तरीके से हम बंदे से पहले से ही टैक्स वसूल कर लें ताकि साल के आखिर में बेड डेट्स का कोई खतरा ही ना आए। और फिर दूसरी मजीद बात ये है कि हम तो हर साल बजट डेफिसिट के ऊपर अपना बजट क्लोज करते हैं, यानी व्हाट वी हैव स्पेंड वो हमेशा जो है वो ज्यादा हो जाता है और जो है वो हमारी टैक्स की कलेक्शन कम होती है। तो इसके ऊपर हमें मजीद लोन वगैरह लेने पड़ते हैं। तो हम तो ऐसी कंट्री है कि हमारे पास इतने रिजर्व्स हैं ही नहीं कि हम एक साल जो है वो कंट्री को बगैर टैक्स के चला सकें। यानी कि अगर टैक्स एरियर्स में लिया जाता है साल खत्म होने के बाद, तो साल खत्म होने के दौरान में जो साल गुजरा है उसको कैसे गुजारेंगे। तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि हम साल में आपसे एक इस तरीके से मैकेनिज्म रन करेंगे कि साल के आखिर में जो आपका टैक्स बनेगा वो साल के दरमियान में ही हम आपसे इकट्ठा कर लें। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर एक और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो बेनिफिट भी होता है कि बेड डेट्स का खतरा खत्म हो जाता है। तो जो तरीकेकार साल के अंदर टैक्स वसूल करने के हैं उसको कहते हैं विथहोल्डिंग टैक्सेस। जैसे आप मिसाल के तौर पे आपके यहाँ पे घर में कोई दावत हो, कोई वलीमा हो, कोई सालगिरह हो, किसी
किसी होटल के अंदर, किसी शादी हॉल के अंदर, किसी बैंक्वेट हॉल के अंदर आप अपने ऑपरेशंस यानी आप जो है वो इवेंट करवाएँ, तो वो इवेंट के ऊपर जो है वो इवेंट की जो भी प्राइस होती है, उस प्राइस के साथ 10% वो आपसे विथहोल्डिंग टैक्स लेते हैं। आपके नाम से गवर्नमेंट के पास जमा करा देंगे। आप परेशान ना होइए, वो 10% का जो विथहोल्डिंग टैक्स है, वो साल के आखिर में आप लायबिलिटी से एडजस्ट कर लीजिएगा। इसी तरीके से मोबाइल फ़ोन का, टेलीफ़ोन का बिल है, उसके ऊपर लिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल के ऊपर लिया जाता है, एयरलाइन के टिकट के ऊपर लिया जाता है। तो ये जो इतने सारे विथहोल्डिंग टैक्सेस लिए जाते हैं, ये विथहोल्डिंग टैक्सेस जो है वो साल के आखिर में इफेक्टिवली लायबिलिटी को वाइप ऑफ ही कर देते हैं। और ये जो विथहोल्डिंग टैक्सेस हैं इफेक्टिवली एफबीआर का जो आपको जो है वो ये मिल जाएगा। एफबीआर के डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी, एफबीआर की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि जो एफबीआर की टोटल कलेक्शन है, जो लास्ट ईयर जो है वो 9,200 अरब रुपए थी, अब इस साल जो है वो 13,000 अरब रुपए का इन्होंने बजट बनाया है। तो ये 13,000 अरब के अंदर 85% या मोर देन 85% तो विथहोल्डिंग टैक्स से ही कलेक्ट हो जाता है। बाकी 14-15% जो है वो एफबीआर मेहनत करके जो है वो बहरहाल इकट्ठा करती है। बाकी अदरवाइज तो विथहोल्डिंग टैक्सेस का जो मैकेनिज्म है, उसके अंदर एक जो है वो टैक्स पेयर दूसरे टैक्स पेयर से जब डीलिंग करता है, यानी मिसाल के तौर पे कराची इलेक्ट्रिक अपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होल्डर को बिल देती है, तो उसके अंदर वो विथहोल्डिंग टैक्स इकट्ठा करती है। टेलीफोन कंपनी टेलीफोन का बिल जब अपने सब्सक्राइबर को इशू करती है, उसके ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट करती है। तो ये विथहोल्डिंग टैक्सेस भी सारा एफबीआर का रेवेन्यू पूरा कर रहे हैं। तो ये एफबीआर के लिए जो कैश अकाउंटिंग है उसके अंदर सपोर्ट करते हैं। मजीद ये कि साल के आखिर में बेड डेट्स का जो है वो खतरा जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये विथहोल्डिंग टैक्स को भी इनकम की डेफिनेशन से पास करना जरूरी था। यानी जिन अमाउंट्स के ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट होता है, डिडक्ट होता है, उस अमाउंट को जब तक इनकम ना बनाया जाए तो विथहोल्डिंग टैक्स कैसे लिया जा सकता है। विथहोल्डिंग टैक्सेस जितने भी लिए जाते हैं वो मुख्तलिफ सेक्शंस के साथ लिए जाते हैं। तकरीबन जो है वो 35 के करीब विथहोल्डिंग टैक्सेस हैं जो मुख्तलिफ सेक्शन से हैंडल होते हैं। और जिन अमाउंट्स के ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स लिया जाता है उसको अभी हम इनकम की डेफिनेशन में शामिल कर रहे हैं। और जो विथहोल्डिंग टैक्सेस हैं वो आपका बेसिकली एक एडवांस टैक्स है जो साल के आखिर में एडजस्ट हो रहा होता है। तो विथहोल्डिंग टैक्सेस जो है वो अमाउंट जिसके ऊपर विथहोल्डिंग टैक्सेस एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ विथहोल्डिंग टैक्स, उस अमाउंट को भी इनकम के डेफिनेशन में डाला। ये उन वकील हजरात को जो है वो जो कि बेसिकली कानूनों के अंदर बारीक बारीक पॉइंट निकालते रहते हैं, तो वो कहेंगे यार शादी का जो बिल है या वलीमे का बिल है वो कौन सी मेरी इनकम है, तो उसके ऊपर क्यों मेरा विथहोल्डिंग टैक्सेस जो है वो लिए जा रहे हैं। विथहोल्डिंग टैक्स भी तो एक इनकम टैक्स है, तो ये लगाने के लिए वो अमाउंट इनकम में कैसे शामिल हो गया। तो हम इनकम के डेफिनेशन को ऐसे डिजाइन कर रहे हैं कि जिन अमाउंट के ऊपर विथहोल्डिंग टैक्सेस लिए जाते हैं वो अमाउंट भी इनकम के डेफिनेशन में शामिल है। ये बस विथहोल्डिंग टैक्स की लेजिटिमाइजेशन के लिए है। इसके अंदर इन्होंने मुख्तलिफ सेक्शन जो है वो जॉट डाउन किए हैं। 148 बाहर से इंपोर्ट करते हैं, विथहोल्डिंग टैक्स लिया जाता है। 150 डिविडेंड के ऊपर लिया जाता है। नॉन रेजिडेंट को जब हम फी फॉर टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी और आईटी सर्विस की पेमेंट करते हैं, विथहोल्डिंग टैक्स काटते हैं। अगर कोई सप्लायर को हम गुड्स की पेमेंट करें, कोई सर्विस प्रोवाइडर को हम सर्विस की पेमेंट करें, कोई कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट करें, उसके ऊपर टैक्स काटते हैं। एक्सपोर्ट्स करते हैं 154 के तहत। प्राइस इन विनिंग्स हो, प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड्स, जब प्राइस निकलता है प्राइस बॉन्ड के ऊपर तो स्टेट बैंक के पास इनकैश कराते हैं, वो टैक्स काटते हैं। कोई जीतो पाकिस्तान प्रोग्राम आता है, वहां पे कोई कोई आपने बाइक या कोई गाड़ी जीत ली, तो वो गाड़ी तो फ्री में मिलेगी मगर उसके ऊपर कहा जाता है कि एक विथहोल्डिंग टैक्स 20% का दीजिए। पेट्रोलियम कंपनीज जो है वो पेट्रोल पंप जो इनसे बेसिकली पेट्रोल लेते हैं, यानी कि ये इफेक्टिवली डीलर और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप है। पेट्रोलियम कंपनी पेट्रोलियम डीलर्स को जो है वो पेट्रोल सेल करती है, उसके ऊपर कमीशन देती है, उस कमीशन के ऊपर एक विथहोल्डिंग टैक्स है। इसके अलावा ब्रोकरेज एंड कमीशन एक अलग से भी जो है वो कमीशन है। इसके अलावा जो है वो गाड़ियों की जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं और इसके बाद जो है वो एनुअल जो है वो हम गाड़ियों का मोटर व्हीकल टैक्स पे करते हैं, तो इसके साथ हमें इनकम टैक्स लॉ में एक विथहोल्डिंग टैक्स भी देना पड़ता है जो गाड़ी की बेसिकली इंजन कैपेसिटी के बेस पे होता है। फिर इसके बाद जो है वो बोनस शेयर्स, यानी कि जो है वो कंपनियां जब अपने डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं तो वन ऑफ द वे कैन बी सच कि वो बोनस शेयर्स डिक्लेयर करती हैं। तो बोनस शेयर्स के ऊपर भी विथहोल्डिंग टैक्स लिया जाता है। अब ये सारे विथहोल्डिंग टैक्सेस जो हैं वो इसलिए लिए जा रहे हैं कि इसको जो है वो भारत गवर्नमेंट अपने एक बेड डेट्स के रिस्क को हेज कर रही है। मोर ओवर गवर्नमेंट को साल में जो मुल्क चलाने के लिए खर्चों के अंदर जो है वो पैसों की जरूरत होती है वो इस विथहोल्डिंग टैक्सेस वगैरह से पूरे कर लेते हैं। मजीद ये बात है कि ये
जो वकील हजरात जो है वो विथहोल्डिंग टैक्स की सेहत के ऊपर या विथहोल्डिंग टैक्स की लेजिटिमेसी के ऊपर एतराज करना चाहते हैं, उनको भी बहरहाल चुप करा दिया गया कि जिन अमाउंट्स के ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स लिए जाते हैं, देखें उन अमाउंट्स को हमने इनकम के डेफिनेशन में शामिल कर लिया, नतीजतन इसके ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स की लेजिटिमाइजेशन एग्जिस्ट हो गई। In order to establish the legitimization of collection or deduction of withholding tax on certain valuations or receipts, the concerned sections have been included within the definition of income. अब बहरहाल एक इसमें हमें एतराज है, जो कि आप इंशाल्लाह जब विथहोल्डिंग टैक्सेस के सेक्शंस मेरे साथ पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि ये लिस्ट इनकम्प्लीट है, इसमें कुछ अभी चीजें शामिल नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे एक 154 ए है, 154 में ये है कि अगर आप कोई मुल्क में से एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज करते हो, ये 154 को देखेंगे तो ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, जब 154 ए को देखेंगे तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, तो उसका तो विथहोल्डिंग टैक्स का जो है वो ये नाम ही यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो यही हमने लिखा हुआ है कि ये जो है वो हमारा लिस्ट में थोड़ी सी कमी है, इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए, बट फॉर द टाइमिंग ये लिस्ट इतनी ही इन्होंने रखी है, तो इसको हम एग्जाम में इस तरीके से नहीं उछालेंगे कि कोई लो में जो है वो एरर हो गया या क्या हो गया, बस ये है कि टाइम आएगा तो बहरहाल ये लिस्ट अपडेट हो जाएगी। फॉर द टाइमिंग, ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोविजन विद इन द डेफिनेशन ऑफ इनकम, वी आर एबल टू डिमोन्स्ट्रेट कि जिन अमाउंट्स के ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट और डिडक्ट किया जाता है, चाहे वो इस लिस्ट में लिखे हुए हो चाहे इस लिस्ट में ना लिखे हुए हो, वो अमाउंट बजा इनकम है, और कानूनी रूल से किसी भी अमाउंट के ऊपर जिसको इनकम कह दिया उसके ऊपर टैक्स यानी कि विथहोल्डिंग टैक्स भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट, अच्छा, अब कुछ ऐसे अमाउंट इनकम के डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे अमाउंट जब आपको आगे सेक्शन में मिलेंगे तो उसके आगे लिखा होगा ट्रीटेड इनकम। अब ट्रीटेड इनकम का मतलब ये है कि कंसीडर्ड एज इनकम, यानी कि एक्चुअली वो इनकम नहीं होंगी, यानी वो इन लोग भी मान रहा है, आप भी मान रहे हो कि वो इनकम नहीं है, मगर आपको इनकम टैक्स लॉ के लिए जबरदस्ती उसको ट्रीटेड इनकम बोला जाएगा। अब वो कौन कौन सी हैं, वो बहुत सारी हैं, मगर उसके लिए आज मैंने आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर करनी है, वो ये है। Some of the amounts, although under the accounting parlance means principles, accounting पॉइंट ऑफ व्यू से वो इनकम नहीं है, मगर टैक्स में उसको ट्रीटेड इनकम कहा जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव बाय द ओनर ऑफ बिल्डिंग इन कनेक्शन विद रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग। अगर आप बिल्डिंग को रेंट आउट करते हो तो बिल्डिंग के रेंटिंग के साथ आप जो है वो रेंट अमाउंट तो ले ही रहे होगे, इसके साथ साथ एक सिक्योरिटी अमाउंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लेते हो। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आप लोगे, इसको भी 12 लॉ ने कहा है इनकम की डेफिनेशन में शामिल है। इंशाल्लाह इसको देखेंगे सेक्शन नंबर 16 में, उसमें कहा है कि इसकी 1/10 एनुअल टैक्सेबिलिटी होगी। हालांकि ये कर्ज है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट की अकाउंटिंग एंट्री बनती है कैश डेबिट सिक्योरिटी डिपॉजिट पेबल, और 10 साल में इसकी टैक्सेबिलिटी होगी। मतलब ये कि इन द ईयर वन इफ यू आर टेक यू हैव कॉन्ट्रैक्टेड विद द टेनेंट कि हम आपसे जो है वो 10 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे हैं, तो 1 लाख रुपए करंट ईयर में, अगला साल में 1 लाख, अगले साल में 1 लाख, तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे 10 साल में ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये अमाउंट है तो लाइबिलिटी आपकी अकाउंटिंग में, मगर टैक्स पर्पस के लिए ट्रीटेड इनकम बोला जाएगा। अच्छा, इसके अलावा लोन लें किसी से, एडवांस लें किसी से, ये कर्ज है। किसी से गिफ्ट लें, इंशाल्लाह आपको 79 नंबर सेक्शन में बताएंगे कि गिफ्ट को लोन ए कैपिटल रिसीट बोला है, इसको एसेट बनाना चाहिए। और एडवांस अगेंस्ट इक्विटी लें, एडवांस अगेंस्ट इक्विटी टू मीन कि भाई जो है वो आपने शेयर इशू करने हैं, कॉर्पोरेट लॉ की रिक्वायरमेंट है कि शेयर इशू करेंगे तो हमेशा फुली पेड करेंगे, और शेयर इशू करेंगे तो पहले पैसे लेंगे और इसके बाद शेयर इशू करेंगे। 30 दिनों का टाइम होता है पैसे लेने के बाद शेयर इशू करने का। तो बहरहाल जो है वो हमेशा ये सूरत हाल होगी कि शेयर कैपिटल इशू करने से पहले पैसे आ चुके होंगे और आपने इसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखना है एडवांस अगेंस्ट इक्विटी। तो ये चारों चीजें कैपिटल रिसीट्स हैं, मगर इनको एक्चुअली इनको जो है वो ट्रीटेड इनकम हम बनाएंगे। वजह ये बनी कि आपसे गलती हो गई, गलती ये हो गई कि आपने ये अमाउंट जो है वो कैश में वसूल कर ली है। अब वो कैश में वसूल कर लिए, इसकी लॉ की अंग्रेजी ये लिखी हुई है कि अदरवाइज देन बैंकिंग चैनल आपने वसूल किए। जब भी किसी से
लोन लें, एडवांस अगेंस्ट इक्विटी लें, गिफ्ट लें। अगर गिफ्ट मॉनिटरी फॉर्म में हो, यानी गाड़ी वगैरह हो, तो जाहिर बात है उसमें फिर बैंकिंग चैनल वगैरह की क्या बातचीत। तो अगर जो है वो मॉनिटरी गिफ्ट हो और एडवांस अगेंस्ट इक्विटी हो, और अगर के लोन हो और अगर एडवांस हो, तो आप इसको बैंकिंग चैनल के थ्रू वसूल कीजिएगा। अगर बैंकिंग चैनल के बगैर, यानी कि इसको हम कहें कि सिक्का राइचुअल वक्त में, यानी हार्ड कैश में, यानी इन्वेलप में ले लिया, तो उस सूरत हाल में ये आपकी ट्रेडेड इनकम बन जाएगा। हालांकि अकाउंटिंग में ये आप लाइबिलिटी या इक्विटी लेके बैठे हुए होगे। अच्छा, फिर इसके अलावा अगर आपके पास अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स हो, इन्वेस्टमेंट्स हो और एक्सपेंडिचर हो, तो वो भी ट्रीटेड इनकम बन जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोगों के पास इस वक्त पाकिस्तान में ऐसे एसेट्स मौजूद हैं जो उन्होंने रिटर्न में डिक्लेयर नहीं किया। अब उसकी दो वजूहत होती हैं, या तो इतने कॉन्शियस नहीं है कि रिटर्न के अंदर डिक्लेयर करें, या फिर ये कि बहरहाल जो है वो कॉन्शियस तो होते हैं मगर कोई ऐसी वजूहत हैं जिसकी वजह से वो इस चीज़ को, यानी एसेट को अपने रिटर्न के अंदर डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। अब जैसे खवातीन है, बहुत सारी खवातीन, बल्कि तकरीबन हर खवातीन के खातून के साथ ये मसला होता है कि उनकी जब शादी होती है, तो जैसा भी घराना है, अमीर घराना, गरीब घराना, बहरहाल वालदा या वालिद बेटी बेटी के लिए जरूर कोई जेवर देते हैं। अब ये जेवर आपका जो है वो बेसिकली गिफ्ट है। आप इसको मजे से अपनी गिफ्ट को अपनी जो है वो रिटर्न के अंदर डिक्लेयर करें, इसके ऊपर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, कैपिटल रिसीट है ये। अब अगर आप इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे तो होगा क्या? होगा ये कि किसी जमाने में जब आप इसको किसी ज्वेलर के पास जाके इन कैश कराएंगे, अब ज्वेलर जो है वो आज जो है वो डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस के अंदर फॉल करता है, और उसको रिक्वायर्ड है कि अगर वो एक मखसूस अमाउंट से जायद की ज्वेलरी की आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, डील करता है, तो वो आपका नाम जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग अथॉरिटीज के साथ जो है वो शेयर करता है। मनी लॉन्ड्रिंग अथॉरिटीज टैक्स अथॉरिटीज से साथ में कनेक्टेड हैं। वहां से पता चलता है कि ये बीबी जो है वो किसी ज्वेलर के पास जाके कोई 50 लाख का जेवर जो है वो इनकेश करवा के या तुरवा के नया तो जो है वो लेके आई है, और इसके ऊपर फिर नोटिस आता है कि भाई ये रिटर्न में तो आपकी कोई ज्वेलरी नजर नहीं आ रही, तो आपके पास ये कहाँ से आया? आप कहेंगे कि भाई जो है वो रिटर्न के अंदर मैंने शो नहीं किया था, हालांकि ये तो मेरी वालदा ने मुझे जहेज में दिया था। तो भाई ये तो जो है वो रिटर्न में शो नहीं किया, तो रिटर्न में शो ना किया हुआ ही एसेट जिंदगी में क्या कहलाता है? अनएक्सप्लेन एसेट्स, अनएक्सप्लेन इनकम, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर। अब इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर लोन का ये ट्रीटेड इनकम बन जाएगी। तो आजकल के दौर में तो इसकी भरमार है। स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा मामला हो रहा है कि एक नोटिस आता है कि भाई आपका जो है वो बारे में हमें पता चला है कि आप ये गाड़ी चला रहे हो। अब हुआ ये कि वालिद और वालदा ने बहरहाल जो है वो बेटे बेटी को कहा कि आप जो है वो स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो आपको जो है वो बसेस में और ट्रांसपोर्ट के इश्यूज होते हैं, तो ये गाड़ी हम आपको दे देते हैं। उसमें करना ये चाहिए था कि वालिद और वालदा को ये गाड़ी अपने नाम पे रखनी चाहिए थी, वो खाली इस्तेमाल के लिए बच्चे को देते, मगर वो इसको मोटिवेट करने के लिए या कोई सालगिरह का गिफ्ट या कोई अच्छा रिजल्ट का गिफ्ट इसकी बेसिस पे दे दिया। अब होता ये है कि 1000 सीसी से जायद की गाड़ी हो तो उसके ऊपर रिटर्न फाइल करना भी जरूरी हो जाता है। अब ये सीसी, ये जो गाड़ी है ये बहरहाल कमिश्नर के पास नजरों में आ गई, रिटर्न फाइल हुआ इसकी वजह से आई, या बहरहाल जो है वो रिटर्न के अंदर ये डिक्लेयर्ड नहीं है, या फिर एक बहरहाल बंदे ने पता ही नहीं है कि रिटर्न मुझे फाइल करना था, और नतीजतन नोटिस आ गया कि भाई ये गाड़ी कहाँ से आपके पास आई। तो भाई ये गाड़ी मेरे पास जो है वो वालिद से हब से आई, वालदा से आई। तो फिर वो वालिद या वालदा ने जब आपको दिया था तो गिफ्ट डीड कहाँ है? और फिर गिफ्ट डीड थी तो आपने इसको रिटर्न में डिक्लेयर क्यों नहीं किया? तो भाई 1000 सीसी से गाइड की गाड़ी हो तो इसको तो रिटर्न में डिक्लेयर करना चाहिए। नहीं, रिटर्न में तो डिक्लेयर नहीं किया, तो फिर यहीं से तो फिर ये कहानी बनी, एनीथिंग विच इज नॉट ट्रैक एंड ट्रेस फ्रॉम द रिटर्न इज कॉल्ड अनएक्सप्लेन। उस अनएक्सप्लेन को जो है वो आगे जिंदगी में क्या कहा जाता है? वो अनएक्सप्लेन इनकम कहलाती है, अनएक्सप्लेन एसेट कहलाता है, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर कहलाता है। और फिर सेक्शन नंबर 11 के तहत ये सारी कार्रवाई होती है जिसमें आपसे एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है। और जब सेक्शन नंबर 111 में एक्सप्लेनेशन सही से ना दी जाए, तो फिर सेक्शन 39 में, यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, वो चार्जेबल टैक्स हो जाती है। और किस नाम से होती है? ट्रीटेड इनकम के नाम से। ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। और ये कौन सी है? ये रेंट इनकम है, तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगी।
मैंने आपको बताया ना 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। एक होता है सैलरी जिसमें एम्प्लॉयमेंट वाली रकम आती है, एक होती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, उसके अंदर रेंट आता है, एक होता है ट्रेड इनकम जिसको बिजनेस के अंदर लेते हैं, और एक होता है डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट, वो आता है कैपिटल गेन के अंदर, और एक होता है किसी भी हेड में नहीं आ रहा। तो ये जो आखिरी वाले जो दोनों हैं, ये आते हैं बेसिकली जो है वो सेक्शन 39 में, यानी अदर सोर्सेज में। और ये जो 16 नंबर है, ये जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से बिलोंगिंग है, तो ये उधर टैक्सेबल हो जाएगा। तो ट्रीटेड इनकम आर सच इनकम इन विच देयर विल बी द टाइटल ऑफ द लॉ, कि ये ट्रीटेड इनकम है, मीनिंग देयर बाय कि अगर उसके ऊपर आदमी की समझ है, आदमी के पास जो है वो उसके दलाइल हैं, तो वो यही कहेगा कि ये तो इनकम नहीं है, तो लॉ भी यही कह रहा है कि इनकम नहीं है। बट योर डीलिंग्स आर सच, जिसके ऊपर हम आपको शायद इसके ऊपर ट्रीटेड इनकम का कॉन्सेप्ट लगाना चाह रहे हैं। फिर अगली बात, एनी लॉस ऑफ इनकम। अच्छा, लॉस ऑफ इनकम जैसे आप लोगों को आइडिया है कि अगर मेरे मिसाल के तौर पे जो है वो 100 मिलियन रुपीज का मेरा रेवेन्यू है, और 120 मिलियन रुपीज के मेरे एक्सपेंसेस हैं, तो अमाउंट बाई विच योर इनकम इज आउटवेड अगेंस्ट द एक्सपेंडिचर, यानी कि 20 मिलियन इन माई केस, तो 20 मिलियन इज गोइंग टू बी योर लॉस। लॉस जो है वो एक्सपेंडिचर का वो हुजम जो इनकम से एब्जॉर्ब ना हो सके, उस एक्सेस हुजम को जो है वो लॉस कहा जाता है। एक्सेस एक्सपेंडिचर को जो कि इनकम के सामने जम ना हो सके, उनको जो है वो कहा जाता है लॉस। अच्छा, लॉस की जो लॉ में कहानी है वो ये है कि लॉस को भी आप संभाल के रखिएगा। आपने अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर के अंदर पढ़ा होगा कि जो लॉसेस होते हैं, टैक्स के लॉसेस, उसके ऊपर आप डेफर्ड टैक्स एसेट कैलकुलेट करते हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि अगले सालों में इसको अपनी टैक्सेबल इनकम के सामने ऑफसेट करेंगे। लो इसकी इजाजत देता है, सेक्शन नंबर 56 से लेकर 59 बी तक इसके ऊपर जो है वो सेक्शंस हैं, जो ये बताता है कि भाई आपको कौन कौन से जो है वो लॉसेस कितने कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करने हैं, और अगले के सालों में कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो कौन कौन सी इनकम के सामने इसको ऑफसेट करेंगे। तो लॉसेस की कैरी फॉरवर्ड की लेजिटिमाइजेशन करने के लिए ये जरूरी था कि उसको पहले इनकम की डेफिनेशन में शामिल किया जाए। टिल द टाइम कोई अमाउंट इनकम की डेफिनेशन में ना आए, उसको इनकम टैक्स लॉ में रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जा सकता। जब रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो फिर टैक्सेबिलिटी के लिए इसको प्रोसेस कैसे करेंगे। तो लॉसेस को लॉसेस के तौर पे रिकॉर्ड करने की कानूनी शक्ल हासिल करने के लिए हमें इसको इनकम की डेफिनेशन से गुजारना पड़ा है। द इंक्लूजन विद इन द डेफिनेशन ऑफ इनकम इज विद द व्यू, यानी कि ये लॉस का जो है वो इंक्लूजन इनकम के डेफिनेशन में इस व्यू के साथ है कि वो लेजिटिमाइज करना चाह रहे हैं, किस चीज की लेजिटिमाइजेशन, ताकि जो है वो लॉस को रिकॉग्नाइज किया जाए। और लॉस को रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग में मकसद ये होता है कि हम इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट कैलकुलेट करें, और टैक्स में इसका मकसद ये होता है कि हम इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। अच्छा, बोनस शेयर्स के ऊपर मैं आपको बताऊं कि ये जो विथहोल्डिंग टैक्सेस हैं, इसमें जो विथहोल्डिंग टैक्सेस लिए जाते हैं, इसमें एक विथहोल्डिंग टैक्स बोनस शेयर्स के ऊपर भी लिया जाता है। वो बोनस शेयर्स के ऊपर जो विथहोल्डिंग टैक्स लिया जाता है, इसके ऊपर थोड़ी सी कहानी मैंने यहाँ फुटनोट पे लिखी है, इंशाल्लाह डिटेल आगे की क्लासों में भी आ जाएगी। बोनस शेयर्स जो है वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम नहीं है। आप लोगों ने कभी बोनस शेयर्स को अदर इनकम के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया होगा, तो टैक्स में ये कैसे इनकम बन गई, ये भी बेसिकली ट्रीटेड इनकम है। और इसके अंदर जो है वो सूरत हाल ये हो रहा है कि फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर बोनस शेयर्स की रिसीट को इनकम बना दिया गया, और बहरहाल जो है वो अफेक्टिवली ये ट्रीटेड इनकम है। फॉर द पर्पज एक सेक्शन 236 जेड है, जिसमें ये कहा गया है कि आप जरा 231 जी रूल के साथ मिलके ये बात को समझ लीजिए कि जब कोई कंपनी बोनस शेयर्स डिक्लेयर करती है, तो बोनस शेयर्स के ऊपर 10% का विथहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट करे। अब ये 10% का जो विथहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट होगा, ये कलेक्ट का वर्ड इसलिए है कि यहाँ पे डिडक्ट का वर्ड मुनासिब नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे डिविडेंड है, डिविडेंड जब हमें मिलता है तो उसके ऊपर 15% का टैक्स कट के मिलता है। 100 रुपए का डिविडेंड है तो हमें 85 रुपीज मिलेगा, ये कहते हुए कि भाई 15 रुपए का टैक्स डिडक्ट हो गया। अब बोनस शेयर्स में तो ये नहीं कह सकते कि भाई 90 रुपए का बोनस ले लीजिए, 10 रुपए का बोनस डिडक्ट हो गया। बोनस शेयर्स में तो ये होगा कि वो नॉन मोनिटाइज होता है, यानी पेपर डिविडेंड होता है। तो बोनस शेयर्स अगर आपके इस 100 बने हैं, फॉर एग्जांपल 1000 शेयर थे, 10% बोनस डिक्लेयर हुआ है, तो 100 शेयर आपको मिले हैं, तो उस सूरत हाल में आपको बोनस शेयर्स के ऊपर जो 10%
विथहोल्डिंग टैक्स लेना है वो कलेक्ट के वर्ड से ताबीर होगा। अब उसमें इन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि भाई उसकी वैल्यू निकाली है, इसकी बोनस शेयर्स की वैल्यू निकाली है। जो बुक क्लोजर का फर्स्ट डे होता है, यानी जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक्स बोनस वैल्यू निकलती है, उसके ऊपर जो है वो 10% कलेक्ट कर लीजिएगा। यानी कि अगर 100 शेयर हैं आपके पास, और 100 शेयर बोनस शेयर्स हैं, और ये बेसिकली आपकी ट्रीटेड इनकम बन गई। कैसे ट्रीटेड इनकम बन गई? अगर जो है वो फर्स्ट डे ऑफ बुक क्लोजर के ऊपर 20 रुपए का शेयर का वैल्यू था, तो 100 शेयर मल्टीप्लाई बाय 20 रुपए, यानी कि 2,000 रुपए, ये आपकी ट्रीटेड इनकम बन गई, यानी कि बोनस शेयर्स की आपकी इनकम बन गई। और इसके ऊपर 10% का मतलब ये हुआ कि भाई जो है वो ये 200 रुपए का टैक्स बना। ये 200 रुपए का टैक्स आप इकट्ठा कर लीजिए, किससे? शेयर होल्डर से, जिनको आप जो है वो ये 2,000 रुपए के बोनस शेयर्स, यानी कि 200 बोनस, ये 2,000 रुपए के बोनस शेयर्स, यानी कि 100 बोनस शेयर्स जिसको आप देने जा रहे हैं। और ये 100 बोनस शेयर्स जो हैं बेसिकली जो है वो 10% के विथहोल्डिंग टैक्स के प्रोसेस से जो है वो गुजर रहे हैं। अब सूरत हाल ये हो कि लिस्टेड कंपनी ना हो, तो उस सूरत हाल में ये बुक क्लोजर के दिन फर्स्ट डे की मार्केट, फर्स्ट डे ऑफ बुक क्लोजर के दिन प्रीवेलेंट मार्केट प्राइस कहाँ से आएगी? अब इस केस में लिस्टेड कंपनी ना हो, तो फिर इसमें एक रूल है जिसको कहा जाता है 231G। उस रूल के 231G में ये कहा गया है कि अब इस केस में जो फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे वो हायर ऑफ फेस वैल्यू होगा या ब्रेकअप वैल्यू होगा। ब्रेकअप वैल्यू का आपको आइडिया होगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो इसको जो है वो अनलिस्टेड कंपनी में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो अनलिस्टेड पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो। ये भी बहरहाल जो है वो इसकी बोनस शेयर्स की टैक्सेशन ऐसे ही करेगी जैसे लिस्टेड कंपनी करती है, मगर यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू अलग से निकलेगी। जैसे मिसाल के तौर पे एक आदमी के पास जो है वो 10,000 शेयर्स हैं, और इसके ऊपर जो है वो इन्होंने कहा कि भाई कंपनी ने 10% बोनस शेयर्स डिक्लेयर किया है, तो 2,000 बोनस शेयर्स आ गए। अब 2,000 बोनस शेयर्स के ऊपर इसकी ब्रेकअप वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों में से हायर को लेना चाहिए। ब्रेकअप वैल्यू 8 रुपए थी, फेस वैल्यू 10 रुपए की थी, तो 2,000 शेयर्स के ऊपर जो है वो 10 रुपए लगाए तो 20,000 रुपए बने। तो ये 20,000 रुपए की आपकी ट्रीटेड इनकम है, बोनस शेयर्स की इनकम है। अब ये 20,000 के ऊपर जो है वो टैक्सेशन कितना जो है वो कैलकुलेट होगा? ये होगा 2,000 रुपए का। ये 2,000 रुपए आप कलेक्ट कर लीजिए और बोनस शेयर्स हवाले कर दीजिए, जिसके बोनस शेयर्स जो है वो बेसिकली जो है वो इंटाइटल हुए हैं। ये जो है वो बोनस शेयर्स के ऊपर भी एक इफेक्टिवली ट्रीटेड इनकम का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। बोनस शेयर्स के ऊपर हम ट्रीटेड इनकम इसलिए कहते हैं कि बोनस शेयर्स एक्चुअली कभी अकाउंटिंग में आपने इनकम के तौर पर रिकॉर्ड होते नहीं देखी है। अच्छा, मजीद ये बात कि लॉ में इसके ऊपर मजीद बोनस शेयर्स की बात को जो है वो थोड़ा सा और आगे डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि करेस्पॉन्डिंगली द अफोर्सेड वैल्यू मेड पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ इनकम। चूंकि इनकम टैक्स लॉ में इस बोनस शेयर्स की टैक्सेबिलिटी करनी थी, तो इसको इन्होंने इनकम की डेफिनेशन में भी शामिल कर लिया। कैसे शामिल किया? ये विथहोल्डिंग टैक्स वाली लाइन में शामिल किया, क्योंकि इसके ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है। मजीद ये बात कि इसका जो रिलेटेड विथहोल्डिंग टैक्स है, इसके बारे में हमें ये कहा गया है कि ये फाइनल टैक्स है। और ये कौन से सेक्शन में कहा गया है? वही मैंने अभी आपको बताया था कि जो चार्जेबिलिटी के सेक्शंस हैं उसमें 169 भी एक सेक्शन है। तो 169 के सेक्शन में जो विथहोल्डिंग टैक्सेस जॉट डाउन है, वो वाले विथहोल्डिंग टैक्सेस हैं जिनको ये कह दिया जाता है कि भाई ये विथहोल्डिंग टैक्स बस फाइनल टैक्स हो गए। यानी कि बोनस शेयर्स की टैक्सेबिलिटी अलग से कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शक्ल में पेश करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको जब बोनस शेयर्स मिले, उसके ऊपर ये 10% का विथहोल्डिंग टैक्स आपसे कलेक्ट कर लिया गया। यानी जो पहली वाली एग्जांपल में मैंने आपको बताया था 200 रुपए का टैक्स, और दूसरी वाली एग्जांपल में 2,000 रुपए का टैक्स, तो ये 200 और 2,000 रुपए का जो विथहोल्डिंग टैक्स आपने दिया है, बस यही आपका फाइनल टैक्स हो गया। इसके ऊपर हम ये कह रहे होते हैं कि ये एफटीआर की टैक्सेशन है, इसमें कोई मजीद वर्किंग और कैलकुलेशन और पेमेंट की जरूरत नहीं होगी। तो ये थी हमारी इनकम की डेफिनेशन। और अब आप आइएगा इस इनकम के डेफिनेशन के अंदर। अफेक्टिवली आपने जो है वो ये सीखा कि इनकम को चार तरीकों से एनालाइज कीजिएगा, कि चार्जेबल टैक्स लॉ में कहीं मुकर्रर है, या ऐसे अमाउंट हैं जिसके ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट और डिडक्ट हुआ, या फिर एक ऐसे अमाउंट जिसको ट्रीटेड इनकम कहा गया, या ऐसे अमाउंट जो कि जो है वो लॉस की शक्ल में कैरी फॉरवर्ड हो रहे होते हैं। अच्छा, अब आप आइएगा टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। ये अभी हमने जो पढ़ा, ये इनकम की डेफिनेशन थी।
तीन नंबर सेक्शन हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। ये चार नंबर सेक्शन टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम या चार्जिंग सेक्शन, ये बेसिकली किसी भी लॉ में जहाँ पे गवर्नमेंट के महसूलात लिए जाते हैं, गवर्नमेंट की जो है वो रेवेन्यू इकट्ठी की जाती है, उसमें हमेशा एक चार्जिंग सेक्शन होता है। जैसे इंशाल्लाह हम सेल टैक्स लॉ पढ़ेंगे तो उसमें आपको सेक्शन 3 मिलेगा जो चार्जिंग सेक्शन है। यहाँ पे जो अभी पढ़ने जा रहे हैं ये बेसिकली सेक्शन 4 है। जो चार्जिंग सेक्शन है ये बेसिकली आपको वो बेसिक लेआउट देगा जिसकी बेस पे टैक्स कैलकुलेट होता है। बहरहाल इस लेआउट के ऊपर वर्किंग बहुत सारी करनी पड़ती है, मगर ये लेआउट जो है वो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि फर्स्ट माइंड मैप होता है कि आगे की जिंदगी में हम जो है वो किस तरीके से जो है वो टैक्स के अंदर जो कैलकुलेशंस करेंगे वो इस माइंड मैप के अंदर फिट हो रही होंगी। तो सबसे चार्जिंग सेक्शन के अंदर सबसेक्शन नंबर 1, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस, यानी कि यहाँ पे जब कोई ऐसा सेक्शन शुरू हो जिसमें ये लिखे वो सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस, इससे मुराद ये होती है कि जो बात बताई जा रही है इसके आगे के कहीं सेक्शंस में या आगे की कहीं बातों के अंदर इसकी जो है वो कोई नेगेटिविटी भी हो सकती है, यानी इसके ऊपर कोई उल्टा कोई और बात भी हो सकती है। तो अगर कोई और बात कहीं मिले तो उसी को फॉलो कर लीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। तो सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस इनकम शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर। इनकम टैक्स जो है वो सालाना टैक्स है, पहली बात समझ में आ गई। और जो टैक्स जो इनकम टैक्स के लिए जो सालाना होता है उसको टैक्स ईयर के नाम से पुकारा जाता है। और ये किस रेट के ऊपर होता है? ये डिवीजन 1 और 2 के हिसाब से होता है। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था जो भी टैक्स रेट हमेशा देखेंगे वो हम जो है वो टैक्स रेट जो है वो या फर्स्ट स्केजुअल से देखेंगे, चाहे वो इनकम टैक्स का टैक्स रेट हो, चाहे वो सुपर टैक्स का टैक्स रेट हो, चाहे वो सरचार्ज का रेट हो, चाहे जो है वो विथहोल्डिंग टैक्स का रेट हो, हमेशा वो फर्स्ट स्केजुअल के थ्रू ही मिलता है। तो जब भी टैक्स ईयर के लिए आप किसी का टैक्स रेट ढूंढेंगे तो वो फर्स्ट स्केजुअल के थ्रू देखिएगा। आइडियली आपको डिवीजन 1 और डिवीजन 2 से टैक्स रेट देखने चाहिए। अब डिवीजन 1 और 2 में किस किस के टैक्स रेट हैं जरा वो चेक करते हैं। डिवीजन 1 में इंडिविजुअल और एओपी के हैं और डिवीजन 2 में कंपनियों के हैं। अब जो डिवीजन 1 है उसकी फर्दर डिस्कशन है वो ये है कि डिवीजन 1 के अंदर आपको क्लॉज नंबर 1 मिलेगा जिसके अंदर जो है वो आपको एओपी और अदर इंडिविजुअल्स के रेट मिलेंगे, टैक्स रेट। जो मैंने पिछली क्लास में जैसे आपको बताया था, मिस्टर खाकी की टैक्सेशन मैंने करवाई थी, तो वो क्लोज नंबर 1 डिवीजन 1 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल के निकाले थे। और जो डिवीजन 1 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो क्लोज नंबर 2 है उसके अंदर जो है वो आपको जो रेट मिलेंगे वो सैलरीड इंडिविजुअल के रेट मिलेंगे। सैलरीड इंडिविजुअल मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि एक ऐसा इंडिविजुअल जिसका सैलरी का पोर्शन ओवरऑल टैक्सेबल इनकम के अंदर 75% से जायद हो। अब ये देखिए कि ये मैंने आपको जो पिछली क्लास में रेट शीट डिस्कस की थी वो यही वाली है। जो सैलरीड इंडिविजुअल के टैक्स रेट्स हैं 2025 के लिए वो क्लोज नंबर 2 में है। और जो अदर इंडिविजुअल्स के लिए और एओपी के टैक्स रेट्स हैं वो क्लॉज नंबर 1 के लिए हैं। दोनों में बहरहाल इनकम जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे रेट बढ़ता है। मगर ये कि शुरू के 6 लाख रुपए में दोनों में जीरो है। मगर बहरहाल यहाँ पे आखिरी जो स्लैब है वो 35% का टैक्स रेट, हाईएस्ट जो टैक्स रेट है सैलरीड का वो 35% है। और यहाँ पे जो है वो बहरहाल हाईएस्ट टैक्स रेट जो है नॉन सैलरीड का वो 45% है। अच्छा, फिर डिवीजन 2 में भी जाके देखिएगा। अब डिवीजन 2 में किसके लिए टैक्स रेट्स हैं? वो कंपनीज के लिए टैक्स रेट्स हैं। अगर रेट की शीट में बताऊं मैं तो जो डिवीजन 2 में जो टैक्स रेट्स हैं कंपनियों के लिए वो 3 तरीकों से डिफाइंड हैं। कि स्मॉल कंपनी होगी उसकी तारीफ इंशाल्लाह एक जगह पे बता देंगे कि जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 59 AB में इसकी डेफिनेशन है स्मॉल कंपनी की, वो 20% का टैक्स रेट उसका होता है। बैंकिंग के लिए सबसे हाईएस्ट 39 होता है। और अदर देन बैंक और के लिए 29% का टैक्स रेट होता है। अच्छा, अब जो टैक्स रेट मैंने आपको बताए उसके ऊपर मजीद जो है वो ये फुटनोट नंबर 1 और फुटनोट नंबर 2 जरा देख लीजिएगा वो क्या कह रहा है। इंडिविजुअल और ईओपी के जो टैक्स रेट आपने देखे चाहे वो सैलरीड के हों चाहे अदर देन सैलरीड के हों, वो चूंकि रेट का तयन इस बात के ऊपर हो रहा है इनकम क्या है। इनकम जैसे जैसे बढ़ती है ऐसे ही रेट जो है वो बढ़ता है।
since the tax rate of individual and EOP increases with the increase in taxable income, तो फिर इसको जो है वो जिंदगी में कहा जाता है प्रोग्रेसिव रेट टैक्स सिस्टम। जैसे जैसे इनकम बढ़े इस तरीके से रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव रेट्स। और अगर जो है वो कंपनी का टैक्स रेट देखा जाए तो इसमें इररेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम है, यानी कि 100 रुपए की इनकम है तो भी वही टैक्स रेट होगा कि 1000 रुपए की या अरब रुपए की इनकम हो। तो इसको जो है वो कहा जाता है फ्लैट रेट, या फिर एक कहा जाता है प्रोपोर्शनल टैक्स। यानी कि परसेंटेज जो है वो सेम है, इनकम को जो है वो बहरहाल जो है वो उसी परसेंटेज के ऊपर अप्लाई किया जाएगा, चाहे 1 रुपए की इनकम हो चाहे 1 अरब रुपए की इनकम हो। तो फ्लैट रेट या बहरहाल प्रोपोर्शनल टैक्स दोनों तरीकों से कंपनियों का टैक्स रेट को डिफाइन किया जा सकता है। तो टैक्स रेट के लिए आपको हमेशा डिवीजन 1 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल में या डिवीजन 2 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल में जाना पड़ेगा। और ये रेट किसके ऊपर लगाएंगे, ये उसके ऊपर लगाएंगे जो कि टैक्सेबल इनकम होगी। अभी मैंने आपको बताया कि टैक्सेबल इनकम बेसिकली होती है एग्रीगेट ऑफ 5 हेड्स, और वो एग्रीगेट ऑफ 5 हेड्स का मतलब सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। और जिस आदमी को आप टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स रेट निकाल के दे रहे हैं उस आदमी का नाम है इस वाले निज़ाम के अंदर पर्सन। तो टैक्स लॉ में इफेक्टिवली ये बातचीत हमें समझ में आई कि हमें ये करना चाहिए कि हर साल टैक्स निकालना चाहिए। किसका निकालना चाहिए, पर्सन का निकालना चाहिए, कौन सी अमाउंट के ऊपर निकालना चाहिए, टैक्सेबल इनकम के ऊपर। और जो है वो टैक्सेबल इनकम के ऊपर रेट क्या लगाना चाहिए, इट डिपेंड्स अपॉन कि इंडिविजुअल है, एओपी है या कंपनी है। वो कहाँ से ये टैक्स रेट मिलेंगे, डिवीजन 1 और 2 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल के तहत मिलेंगे। और ये क्लोज नंबर 1 और 2 क्या है उसके ऊपर बता दिया। ये क्लोज नंबर 1 इंडिविजुअल और एओपी के लिए है, और क्लोज नंबर 2 जो है वो सैलरीड इंडिविजुअल के लिए है। सबसेक्शन 1, ऑल्दो द प्रोविजन सबऑर्डिनेट टू ऑर्डिनेंस एज स्टार्ट विद सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस, यानी कि आपको ऑर्डिनेंस में इसके खिलाफ कुछ और भी बात मिल सकती है। ये चार्जिंग प्रोविजन कहलाता है एनटीआर के लिए। देयरफॉर द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेबल इनकम। इन ऑर्डर टू प्रोसीड विद एनटीआर, यानी नॉर्मल टैक्स रिजीम में जो टैक्स वो तरीके की हैं। एक है फाइनल टैक्स रेजिम जिसमें ये होता है ग्रोस बेसिस टैक्सेशन होता है, और एक होता है फाइनल टैक्स रेजिम के अलावा नॉर्मल टैक्स रेजिम जिसको कहते हैं कि नेट टैक्सेशन बेसिस। नेट टैक्सेशन बेसिस का मतलब ये है कि एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद। तो ये जो 5 हेड्स हैं ये बेसिकली नॉर्मल टैक्स रेजिम कहलाती है। तो नॉर्मल टैक्स रेजिम में हमारी मेजर कंजम्पशन ऑफ टाइम होती है हमारे सिलेबस के लिए। एफटीआर तो बहुत आसान है, उसको तो जो है वो 2-3 क्लासों में निपटाया जा सकता है उसके मुतालका विथहोल्डिंग टैक्सेस पढ़ के। बाकी एनटीआर में मेजोरिटी ऑफ द टाइम लगता है। एनटीआर में हमें इस तरीके से प्रोसीड करना पड़ता है कि सबसे पहले हम टैक्स ईयर निकालते हैं, फिर उसके बाद हम पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर पर्सन को ये देखते हैं कि भाई ये इसकी रेजिडेंस कहाँ है। अगर एक पर्सन हो उसकी रेजिडेंट, वो पर्सन नॉन रेजिडेंट हो, तो उसकी वो इनकम जो नॉन रेजिडेंट की पाकिस्तान से बाहर की होती है उसको हम पाकिस्तान में टैक्स नहीं करते। जैसे अभी हमने सीबीओ के अंदर जो है वो फॉरेन सप्लायर की पाकिस्तान से बाहर की सेल के ऊपर पाकिस्तान में टैक्सेबिलिटी ना होने की बातचीत पड़ी थी। इसी तरीके से इस बंदे की पर जो है वो हम क्या करेंगे कि रेजिडेंट प्रूफ हम ये करेंगे कि इसकी टैक्सेबल इनकम निकाल लेंगे। आइडियली टैक्सेबल इनकम वो होगी जो कि एफटीआर के अलावा होगी। और एफटीआर की लिस्ट इंशाल्लाह एक जगह पे आपको याद करा दी जाएगी आज की कि उसके ऊपर वो रेट लगा दीजिएगा जो फर्स्ट शेड्यूल के हैं। डिटरमाइन द रेट्स एज पर फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में आपको मैंने बताया कि डिवीजन 1 और 2 है, डिवीजन 1 के अंदर फिर क्लॉज 1 और 2 है। उसको अपने बंदे के हिसाब से निकाल लीजिएगा और फिर इसको टैक्सेबल इनकम के ऊपर अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पे आपकी टैक्स लाइबिलिटी निकल आएगी। दिस इज द बेसिक क्रक्स ऑफ द चार्जिंग सेक्शन अबाउट द एनटीआर, नॉर्मल टैक्स रेजिम। अच्छा, फिर इसके बाद आप ये कीजिएगा कि आप जो है वो इनकम टैक्स पेएबल जो निकलेगा, यानी कि टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स रेट लगाएंगे तो टैक्स पेएबल निकल आएगा, या टैक्स लाइबिलिटी निकल आएगी ये वाली। अब टैक्स लाइबिलिटी में से आप क्या माइनस कीजिएगा, टैक्स क्रेडिट माइनस कीजिएगा। अब टैक्स क्रेडिट क्या चीज होती है,
टैक्स क्रेडिट जो है वो ये चीज़ होती है, जैसे मैंने जब पहली क्लास में आपको लॉ का फॉर्मेट डिस्कस किया था उस वक्त भी बताया था, जैसे एग्जांपल दी थी कि फुल टाइम टीचर और रिसर्चर की सैलरी इनकम से जो लायबिलिटी बनती है वो 25% रिड्यूस हो जाती है इस ग्राउंड के ऊपर कि आप फुल टाइम टीचर और रिसर्चर हो, ये क्रेडिट है। तो क्रेडिट की असल में तारीफ क्या है वो ये है, जो मैंने यहाँ फुटनोट नंबर 4 में लिखी है। द अमाउंट बाई विच द टैक्स लायबिलिटी इज रिड्यूस इज कॉल्ड टैक्स क्रेडिट, टैक्स रिबेट और रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी। ये तीनों नाम लॉ में लिखे हुए हैं, बाजों का जिसको टैक्स क्रेडिट का है, बाजों का जिसका नाम टैक्स रिबेट है, बाजों का जिसका नाम रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी है। ये जो है वो टैक्स क्रेडिट के नाम से पुकारा जाता है। और ये टैक्स क्रेडिट जो है ये कहाँ से माइनस होता है, ये टैक्स लाइबिलिटी में से माइनस होता है। और टैक्स लाइबिलिटी में से जब टैक्स क्रेडिट माइनस हो जाए तो फिर क्या चीज बन जाती है, फिर बन जाता है टैक्स पेएबल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स लाइबिलिटी एंड टैक्स पेएबल? टैक्स लाइबिलिटी जो है वो ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी है, जब इसमें से आपने क्रेडिट्स माइनस कर दिए तो उसके बाद इसका नाम बन जाता है टैक्स पेएबल। अच्छा, लो में क्रेडिट जो है वो एक से जायद है। अब इसके ऊपर सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 ने ये कहा है, यानी चार्जिंग सेक्शन के सब सेक्शन 3 ने ये कहा है कि सबसे पहले आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट माइनस कीजिएगा। अगर आपकी कोई फॉरेन सोर्स इनकम है, पाकिस्तान में आप रेजिडेंट हैं और पाकिस्तान में रेजिडेंट होने के नाते आप दुनिया में जहां पे भी इनकम अर्न करें इंक्लूडिंग पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में टैक्सेबल है। अभी बात हुई थी आपसे कि फॉरेन सप्लायर था, फॉरेन कंट्री में इनकम अर्न कर रहा था, उसकी पाकिस्तान में टैक्सेबिलिटी नहीं है। मगर एक बंदा अगर पाकिस्तानी है तो वो रेजिडेंट है पाकिस्तान में, तो वो पूरी दुनिया में से कहीं पे भी इनकम अर्न करे उसकी पाकिस्तान में टैक्सेबिलिटी है। मगर वो कहता है कि दूसरी मुल्कों में मुझे वहां पे भी टैक्स देना पड़ता है। तो आइडियली तो आप ऐसे ही मुल्कों में काम करते हैं जहाँ पर डबल टैक्स ट्रीटी हो। मगर डबल टैक्स ट्रीटी दुनिया के 206 मुल्क हैं, उसमें से सिर्फ 79 कंट्रीज में जो है वो बहरहाल हमारी डबल टैक्स ट्रीटी है, बाकी कंट्री में तो नहीं है। तो फिर वहां पे अगर आपको टैक्स लग गया है तो हम इसके ऊपर एक टैक्स क्रेडिट देंगे एक तरीके से, जिसको कहते हैं 103 का तरीका। वो पहले टैक्स क्रेडिट माइनस कर दीजिएगा। फिर इसके बाद जो क्रेडिट आएंगे उसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर के क्रेडिट। ये पहला वाला क्रेडिट ऑर्डर का क्रेडिट कहलाता है, फिर सेकंड ऑर्डर का क्रेडिट कहलाएगा। सेकंड ऑर्डर के क्रेडिट जो है वो 61 से लेकर 65 जी है। 61 के अंदर जो है वो आपको मिलेगा कि डोनेशन के ऊपर क्रेडिट, 63 के अंदर आपको मिलेगा कि अप्रूव पेंशन फंड के अंदर आपने कंट्रीब्यूशन दिया है उसका क्रेडिट, 64D में मिलेगा कि आपने पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाया है अपने स्टोर में इसलिए मिलेगा। तो बहरहाल मुख्तलिफ क्रेडिट्स हैं, 61 से लेकर 65G तक ये माइनस होंगे। फिर इसके बाद जो क्रेडिट बचेंगे, फिर इसके बाद लाइबिलिटी जो बचेगी उसके अंदर ये दो क्रेडिट्स माइनस होंगे। यानी कि ये जो है वो बेसिकली एक है एडवांस टैक्स। आपको मैंने अभी बताया कि एक तरीका तो ये होता है कि साल के दौरान में मुख्तलिफ किस्म के विथ होल्डिंग टैक्सेस लिए जाते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के जो विथ होल्डिंग टैक्स लिए जाते हैं ये भी अफेक्टिवली एक एडवांस टैक्स है। इसके बावजूद भी गवर्नमेंट को सब्र नहीं हुआ, एक और तरकीब भी रखी है, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है कि वो क्वार्टरली बेसिस पे आपसे एक एडवांस टैक्स भी ले रहा होता है। ये भी सिखाया जाएगा कि कैसे कैलकुलेट होता है। तो ये क्वार्टरली एडवांस टैक्स और ये जो विथहोल्डिंग टैक्सेस आपसे लिए जाते हैं ये आप अपनी लाइबिलिटी से एडजस्ट कर दीजिएगा। तो ये 3 ऑर्डर ऑफ क्रेडिट यूज कीजिएगा। क्रेडिट वो चीज होती है जिससे टैक्स लाइबिलिटी कम होकर टैक्स पेएबल की शक्ल के अंदर पेश होती है। मगर ये जो क्रेडिट्स को माइनस करेंगे इसका एक दर्जा होगा, एक तरतीब होगी। सबसे पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फिर सेकंड ऑर्डर के क्रेडिट जिसको कहते हैं 61 से लेकर 65G के क्रेडिट, और फिर इसके बाद थर्ड ऑर्डर के क्रेडिट जिसको कहते हैं 147 या 168 के एडवांस टैक्सेस, यानी कि क्वार्टरली एडवांस टैक्स और एडजस्टेबल विथहोल्डिंग टैक्सेस। अच्छा, अब ये हो गई कहानी खत्म और इसके बाद अब नई रिजीम शुरू हुई। ये नई रिजीम है, ये FTR रिजीम है। Certain classes of income and income of certain classes of person may be subject to separate taxation as provided under this chapter. Collection of tax under Division 2 of Part 5 of Chapter 10 or deduction of tax under Part Division 3 of Part 5 of Chapter 10 is a final tax. इसके अंदर क्या हो रहा होता है, इसके अंदर ये हो रहा होता है कि विथहोल्डिंग टैक्स आपका कलेक्ट और डिडक्ट हो जाता है, वही आपका फाइनल टैक्स हो जाता है। आप इसको ये डिवीजन 2 और डिवीजन 3 के चक्करों में ना जाइएगा। आप इसको एग्जाम के लिए ऐसे याद रखिएगा कि इन सारे सेक्शंस जिनके ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स की कलेक्शन और डिडक्शन फाइनल टैक्स होती है ये 169 में लिखे हुए हैं। बोनस शेयर्स भी 169 में है, डिविडेंड भी
169 में है, तो 169 में विथहोल्डिंग टैक्सेस जो होते हैं वो फाइनल टैक्स हो जाते हैं। एक जो विथहोल्डिंग टैक्स है जो कि जो है वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये विथहोल्डिंग टैक्सेस जो है वो 168 के हैं, और ये आपका बेसिकली एडजस्टेबल विथहोल्डिंग टैक्सेस कहलाते हैं। एडजस्टेबल का मतलब साल के आखिर में लाइबिलिटी से ऑफसेट कर लीजिएगा। इसको आप लोग अकाउंट्स में अमूमी तौर पे एडवांसेस, डिपॉजिट, प्रीपेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स में बुक करते हैं। और ये वाला जो 169 का विथहोल्डिंग टैक्स है ये फाइनल टैक्स कहलाता है। ये आपकी और मेरी कोई लॉजिक नहीं है, ये लॉ का हुक्म है कि 168 के विथहोल्डिंग टैक्सेस आपके एडवांसेस, डिपॉजिट, प्रीपेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स में आएंगे, और 169 का विथहोल्डिंग टैक्स आपका फाइनल टैक्स यानी कि टैक्स एक्सपेंस के अंदर आएगा। तो ये वाली जो सूरत हाल है कि जिसके अंदर ये कहा गया है कि आपका विथहोल्डिंग टैक्स ही फाइनल टैक्स हो जाएगा, इसमें तो बिल्कुल चीजें चेंज हो गई। इसके अंदर तो ना टैक्सेबल इनकम आपने कंप्यूट की, ना इसके ऊपर आपने पर्सन को आइडेंटिफाई किया, ना इसके ऊपर आपने जो है वो कोई डिवीजन 1 और 2 के रेट लगाए। तो ये तो कुछ और ही हो रहा है। यस, बिल्कुल हो रहा है। जब भी तो ऊपर जो लिखा हुआ था जहाँ पे टैक्स ईयर निकालो और विथहोल्डिंग टैक्स और उसके ऊपर टैक्स रेट निकालो और टैक्सेबल इनकम निकालो, उसमें यही तो कहा था सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस। वो सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस बेसिकली इसी तैयारी के लिए था कि नीचे इसी लॉ के अंदर, इसी सेक्शन के अंदर आपको ये पैराग्राफ मिलेगा कि भाई कुछ भी ना कीजिएगा, टैक्स ईयर भी ना निकालिए, पर्सन भी ना निकालिए, रेट भी ना निकालिए, टैक्सेबल इनकम भी ना निकालिए, बस आपको कुछ अमाउंट्स मिलेंगे, उस अमाउंट के ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो डीलिंग पर्सन ने काट लेना है और वही फाइनल टैक्स हो जाता है। भाई ये कहाँ है, सारी लिस्ट कहाँ है? ये 169 में है। अरे विथहोल्डिंग टैक्सेस की तो लिस्ट आपने 168 में बताई थी, 168 में भी है। वो विथहोल्डिंग टैक्सेस हैं जैसे कि लाइक जो है वो मोबाइल फोन के ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स, लाइक बैंकेट ऑपरेशन करते हैं जिसकी अभी एग्जांपल दी थी, वो विथहोल्डिंग टैक्स। वो विथहोल्डिंग टैक्सेस कौन से हैं होते हैं 168 के? वो एडवांसेस हैं। वो साल के आखिर में लाइबिलिटी से ऑफसेट हो जाते हैं, नहीं ऑफसेट हो सकेंगे तो रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। रिफंड के लिए आपको जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल से नहीं गुजरना, तो वो लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। मगर ये विथहोल्डिंग टैक्सेस फाइनल टैक्स बन जाते हैं। सबसेक्शन 4 इज द चार्जिंग प्रोविजन ऑफ एफटीआर। the income under FTR like dividend, price on price bonds हैं, price on winnings हैं, bonus shares हैं, commission है, कमीशन इनकम ऑफ पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैं, जिसके अंदर फ्रीलांसर की इनकम भी शामिल है। ये सारी इनकम ऐसी है जिसके अंदर जो है वो आप कोई एक्सपेंसेस क्लेम नहीं कर सकते, और टैक्स लाइबिलिटी ऑफ सच इनकम के ऊपर फ्यू एक्सेप्शंस को छोड़ के उसके अंदर कोई क्रेडिट भी क्लेम नहीं होता, बस विथहोल्डिंग टैक्स फाइनल टैक्स हो जाता है। इसमें कोई क्रेडिट वगैरह भी क्लेम नहीं होता। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि कहाँ पे एफटीआर में भी क्रेडिट क्लेम हो सकते हैं। बाकी जनरली यही है कि भाई जो है वो एफटीआर में कोई क्रेडिट वगैरह नहीं होता, जो विथहोल्डिंग टैक्स है वही फाइनल टैक्स हो जाता है। ये ग्रॉस बेसिस टैक्सेशन कहलाता है। यही बात मजीद यहाँ पे एम्फेसाइज है, जो सबसेक्शन 4 में एफटीआर की इनकम लिखी हुई है, ये कभी भी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम में पार्ट नहीं बनेगी। टैक्सेबल इनकम इज अ सेपरेट थिंग जो कि जो है वो नेट बेसिस टैक्सेशन कहलाती है, जो 5 हेड्स का टैक्सेशन होती है। इन अकॉर्डेंस विद Section 8 or 169 as the case may be. Subsection number 6. Where by virtue of any provision of this ordinance, income tax is to be deducted at source or collected or paid in advance, it shall, as the case may be, so deducted or collected or paid accordingly. अब ये जो विथहोल्डिंग टैक्सेस है ये लोगों को जिंदगी में बहुत चुभता है। वो चुभता ये है कि वो अक्सर और बेशतर ये कह रहे होते हैं कि साल के आखिर में लाइबिलिटी ले लेना, ये बार बार ये टैक्स कलेक्ट हो रहा है, विथहोल्डिंग टैक्स। तो यहाँ पे इस चीज को दोबारा एम्फेसाइज किया गया है कि हमने लॉ में बहुत सारे सेक्शंस, कम और बेश 35 प्रोविजंस हैं जिसमें विथहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट और डिडक्ट करने की बातचीत की है। तो वो विथहोल्डिंग टैक्स जहाँ पे भी कलेक्ट और डिडक्ट करने की बातचीत की है, उसमें हमने वो बंदों को भी डिफाइन किया हुआ है जिसको विथहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट और डिडक्ट करना है फ्रॉम द डीलिंग पर्सन, यानी कि कस्टमर को सप्लायर का डिडक्ट करना है, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइडर का डिडक्ट करना है। पाकिस्तान में अगर जो है वो नॉन रेजिडेंट से जो सर्विसेज रिसिपिएंट हो रहा होता है, जो कि आईटी सर्विसेज लेता है, वो इसके अंदर जो है वो विथहोल्डिंग एजेंट है 152 के अंदर। तो विथहोल्डिंग एजेंट को हमने मुकर्रर किया है, तो वो विथहोल्डिंग टैक्स जरूर कलेक्ट और डिडक्ट करेगा। अक्सर और बेशतर जो है वो गवर्नमेंट ये कह रही होती है, लोग ये कह रहे होते हैं कि टैक्सेस कलेक्ट करना तो गवर्नमेंट का काम होता है,
हम क्यों कलेक्ट करें? तो इस सेक्शन में यही कहा गया है कि वेन एवर वी विल बी डिफाइनिंग द विथहोल्डिंग टैक्स कलेक्शन और डिडक्शन, देन द पर्सन हु हैज बीन डिफाइंड कि जो विथहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट और डिडक्ट करेगा वो कलेक्ट और डिडक्ट करे, और उसके ऊपर जो है वो इस बात की बातें ना करे कि साल के आखिर में लाइबिलिटी से देख लेना, या मैं क्यों कलेक्ट करूं, मैं कोई एफबीआर थोड़ी हूँ। अच्छा, यहाँ से एक और नुक्ता भी निकलता है इस वाले पॉइंट से। जब इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस क्लेम पे करती है अपने पॉलिसी होल्डर को, तो वो कोई टैक्स नहीं काटती। जब कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो कोई विथहोल्डिंग टैक्स नहीं काटता इंश्योर पॉलिसी होल्डर। अब हम इसको पूछें इंश्योरेंस कंपनी को कि आप क्लेम जो है वो पे सेटल करते वक्त क्यों टैक्स नहीं काटते, तो वो कहते हैं कोई सेक्शन है ही नहीं। सैलरी पे करो टैक्स काटो 149 है, रेंट पे करो टैक्स काटो 155 है, डिविडेंड पे करो टैक्स काटो 150 है, इंटरेस्ट पे करो उसके ऊपर टैक्स काटो 151 है, नॉन रेजिडेंट को और आईटी सर्विस की पेमेंट करो टैक्स काटो 152 है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करोगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करोगे, बाहर से पैसे आएंगे, बैंक डिडक्ट करेगा 154 गुड्स 154 है सर्विसेज। तो इंश्योरेंस क्लेम की पेमेंट के ऊपर तो मुझे कोई विथहोल्डिंग टैक्स मिल ही नहीं रहा। तो फिर क्या करें? तो फिर नहीं होगा विथहोल्डिंग टैक्स। विथहोल्डिंग टैक्स वहां वहां होगा जहां जहां डिडक्ट करने की बातचीत की गई है। जहां जहां डिडक्ट करने की बातचीत की गई है, तो इसका मतलब ये निकला कि जहां जहां डिडक्ट नहीं करने की बातचीत नजर नहीं आ रही है तो नहीं कटेगा। और जब जो है वो जहां जहां काटने की बातचीत की गई है तो वहां पे अकॉर्डिंगली आप काट लीजिएगा। इस बात की आर्ग्यूमेंट्स ना कीजिएगा कि साल के आखिर में देख लेंगे, या कोई मैं एफडीआर लगा हुआ हूँ कि मैं टैक्स काटूं। नहीं, आपको जो है वो ये करना पड़ेगा। वेयर बाय वर्च्यू ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस income tax is to be deducted or at source or collected or paid in advance, it shall, ये जरूर होगा ऐसा, as the case may be, so deducted or collected or paid accordingly। जरूर होगा मीन्स कोई आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा। मजीद ये कि जहाँ पे कलेक्ट और डिडक्ट करने की बातचीत नहीं है, तो फिर तो अकॉर्डिंगली उसको फिर कंक्लूड किया जाएगा, इन्फर किया जाएगा कि नहीं, उसके ऊपर फिर नहीं कलेक्ट और डिडक्ट होगा। तो ये थी हमारी आज की जो है वो क्लास। इसके अंदर हम लोगों ने, अल्लाह का शुक्र है कि चार्जिंग सेक्शन भी निपटा दिया, यानी कि इनकम समझ ली। इनकम जब तक नहीं बनेगी टैक्सेबिलिटी नहीं बनेगी। टैक्सेबिलिटी कैसे बननी चाहिए, उसके लिए हमेशा चार्जिंग सेक्शन पढ़ना चाहिए, जहाँ पे भी गवर्नमेंट के महसूलात की बातचीत हो। हमने इनकम टैक्स लॉ का चार्जिंग सेक्शन, अल्लाह का शुक्र है, सेक्शन 4 आज हमने पढ़ लिया। अगली क्लास में बस हमारा काम ये होगा कि हम जो है वो अब एक बेसिक लेआउट बनाएंगे लॉ का, कि हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम कैसे करेंगे, और उसकी बेस पे हमें 5 हेड्स बारी बारी पढ़ने होंगे। 5 हेड्स मतलब सैलरी, फिर प्रॉपर्टी, फिर बिजनेस, फिर कैपिटल गेन और फिर अदर सोर्सेज। वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द लॉ जो है वो खत्म हुआ जाएगा, और फिर इसके बाद जो है वो एक क्विक रैप अप होगा रिगार्डिंग द एफटीआर, और उसकी बेस पे बस इनकम टैक्स लॉ खत्म हो जाएगा। तो इफेक्टिवली हमारी जो है वो ये जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आज की डिस्कशन थी, इसके अंदर ही बार हमें मजीद रंग भरते रहना है टिल द टाइम हम पूरा ऑर्डिनेंस खत्म नहीं कर लेते। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, मेरा तो एजेंडा आज का मुकम्मल हुआ। नहीं है, चले इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।